आप जब आपका फाइनल पेपर हो तो उससे पहले इनको फटाफट से रिवाइज कर लो, तो एक तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर के ना सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। बेसिकली एक ऐसा रूल है, एक ऐसा मैं कहूंगी फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो, जिसकी मदद से हम बेटा सिंपल से सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। अगर ये चीज भी फॉलो हो जाती है तो आप ये चेक करो, क्या कोई केस लॉन्गेस्ट चेन का हो सकता है जिसमें सारी चीजें फॉलो हो रही हूँ। आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है एज पर NCERT, लेकिन वी बीइंग टीचर्स आगे 12th में आपको दिक्कत ना आए तो हम आपको बेटा नीट और JEE पर्पस से और 12th को और आसान बनाने के पर्पस से स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कुछ बातें इसी में बता देते हैं। हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर IUPAC नॉमेनक्लेचर एज वेल एज आइसोमेरिज्म। क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है और एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा जब आप क्लास 12th में जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है अगर आपको इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स की नॉलेज है तभी आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली कर सकते हैं। एंड मोर ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट ही इस चैप्टर से हो रही है, जहां पर आपको एक एक चीज समझाई जाएगी, एक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, और वो कंपाउंड को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके अंदर उसकी नेमिंग कैसे की जा सकती है। भले कोई छोटा कंपाउंड हो, भले कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, आप सभी कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हो आज की क्लास में आप समझोगे। साथ ही साथ वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है आइसोमेरिज्म के अंदर, हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो मेरे प्यारे प्यारे सितारों, आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होगी। आज क्लास में जितने भी कंपाउंड्स मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगी, आपको सेम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है, बार बार उसी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो इसी के साथ एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। आज के सेशन के अंदर बेटे आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैंने कुछ ना शॉर्ट नोट्स बना करके आपको दिए हैं, चीट शीट्स दिए हैं, ताकि आप जब आपका फाइनल पेपर हो तो उससे पहले इनको फटाफट से रिवाइज कर लो। तो एक तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर के ना सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सिंपल कंपाउंड की नेमिंग में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग में। साथ ही साथ आइसोमेरिज्म को टैबुलर फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, तो शॉर्ट क्विक नोट्स भी आपके सेशन से क्रिएट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की क्लास के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बोला, आज हम करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे भी कंपाउंड्स जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, या अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो कैसे आए, क्या हिस्ट्री रही, कैसे मैं बोल सकती हूँ एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बारे में जानेंगे हम। साथ ही साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से की जा सकती है। उसके बाद बेटा आइसोमेरिज्म देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस। अब ये जो पार्ट है क्वेश्चंस वाला, ये आप इस सेगमेंट में भी देखेंगे और इस सेगमेंट पे भी देखेंगे। हर टॉपिक के साथ साथ उनके सवाल चलते रहेंगे। फाइनल, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कंपाउंड्स की हिस्ट्री क्यों जाननी जरूरी है, या अगर मैं तुम्हें बोलूं भी बेटा आप जब कोई चीज पढ़ रहे हो, है ना, वो कैसे डिस्कवर हुए। देखिए इन नेचर में अगर आपको बोलती हूँ बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, अब उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से, हमें कैसे पता। तो पहले के समय में जब स्टार्ट हुई थी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, तो ये माना जाता था भी अर्ली साइंटिस्ट जो थे, जो शुरुआत में जहां से स्टडी शुरू हुई थी, उनका ये कहना था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, यानी कि प्लांट्स एनिमल से बन सकते हैं, ठीक है। इनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए होती है। वाइटल फोर्स इज अ काइंड ऑफ अ हिडन फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जो लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। इनका ये कहना था भी वो लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है, इसे लैब में आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये पहले के समय पे माना जाता था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी एक तरह से हिडन मिस्टीरियस फोर्स के नाम से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर आपकी इसी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, तो बर्जेलियस ने इन थ्योरी को प्रपोज किया था, जो ये कह रहे थे लेबोरेटरी में बनाना तो भाई मुश्किल है, आप नहीं बना सकते हो। देन वोहलर्स जो है साइंटिस्ट आए, इनकी सिंथेसिस वोहलर सिंथेसिस नाम से जानी जाती है। इन्होंने क्या किया, यूरिया प्रिपेयर्ड किया बेटा जी, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर। अब हुआ क्या था, इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया था विच इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इन्होंने इसको हीट किया तो वहां से यूरिया की प्रोडक्शन हुई एंड एवरीबडी वाज अमेज्ड भी
एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है, वो भी लेबोरेटरी के अंदर। तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्रिएटेड, और यही शुरुआत थी जिसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते चले गए। तो हम ये कह सकते हैं अमोनियम साइनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे यूरिया मिला विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस एक्सपेरिमेंट दिस प्रूव्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी, और प्रूव किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। इसी के बाद बेटा जी आप देखेंगे तो कोल्ब सिंथेसिस हुई, एज वेल एज आप देखेंगे तो वेरियस साइंटिस्ट आए। तो यहाँ पर आप ये देखोगे मिथेन की प्रोडक्शन इन्होंने बताया। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ एसिटिक एसिड की, तो इनको कोल्ब साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड को, अगेन इनऑर्गेनिक सोर्स से। तो ये भी लेबोरेटरी के अंदर ही बनाए गए थे दोनों कंपाउंड्स, अगर मैं मिथेन की बात करूँ या एसिटिक एसिड की। तो धीरे धीरे एक तरह से स्टार्ट थी, एक तरह से पुश था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी की तरफ। तो अब सवाल दिमाग में ये आ रहा है भी मैम अब हम कैसे डिफाइन करेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या प्रॉपर डेफिनेशन होगी। तो इसके बाद हमने कंक्लूजन करी विच इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या मॉडर्न डेफिनेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंपली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। अब कार्बन के कंपाउंड्स कहने का मतलब क्या होगा, कार्बन के कंपाउंड्स कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इनके कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसी की स्टडी को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि जिसके अंदर कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे वो सभी कंसिडर होंगे, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी की गई तो ये माना गया भी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जिनके अंदर होता है वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और उनसे मिल करके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है मिथेन, अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसी में एक हाइड्रोजन हटा करके लेट्स कंसिडर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो यहाँ से मुझे CH3Cl मिलेगा। ये क्या है, ये एक तरह से इसका डेरिवेटिव है, जिसको मैंने क्या किया, डिराइव किया, जिसको मैंने यहाँ से क्या किया, डिराइव किया। तो डेरिवेटिव भी किस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी ऑल अराउंड किसके अंदर फॉल करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉल करती है। तो हम ये कह सकते हैं इनकी फॉर्मेशन से हम इनकी स्ट्रक्चरल थ्योरी कैसे दिखते हैं। टेट्रावेलेंसी कार्बन की भी, एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप्स को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ओनली कार्बन रिलेटेड कंपाउंड आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और उन्हीं कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। मूविंग फर्दर, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की बात करते हैं। बी हाउ अ कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है। तो इसको समझने के लिए अगर मैं आप सभी को बोलूं कि कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट शेल जो होता है हमारा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 2 और 2 4। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसके क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर आप लॉजिकली सोच करके देखें तो इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, दिस इज 1s2, ये 1s2 के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं बात करती हूँ ये है 2s2 के इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो 2p2 के कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो स्टेट मैंने लिखी है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड को देखना है, मतलब वो एलिमेंट स्टेबल है या नहीं है, तो वो कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करता है या लूज करता है। कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो सके। ऑक्टेट पूरा होने का मतलब क्या है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हो वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स जब हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में तो वो ऑक्टेट होता है। तो कार्बन की कोशिश क्या है भी यार मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लूं अपने आउटरमोस्ट शेल में, तो मेरी क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। अब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स या तो ये गेन कर सकता है या ये लूज कर सकता है, राइट। तो हम कहेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हेंस कार्बन टेट्रावेलेंसी कैसी दिखाता है, 4 दिखाता है, और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर मैंने ग्राउंड स्टेट लिखी है, ऐसे ही हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये एक s का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है,
तो हमारे पास क्या बचता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में, मतलब सबशेल्स में बच जाएगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी टू क्रिएट अ बॉन्ड। मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो आप देखोगे तो 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ऐसे अगर आप 2p में देखेंगे तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि इसका मतलब मैं कहूँ ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। तो ये इसी वजह से 4 और बॉन्ड्स बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटाइनेशन भी कहते हैं भी। ये और अब जो आगे जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है उसको कैटाइनेशन कहते हैं भी। कार्बन क्या करता है, और बहुत सारे अपने जैसे कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड्स फॉर्म करता है और डिफरेंट कंपाउंड्स की क्रिएशन करता है। सो दिस अलाउज कार्बन टू फॉर्म अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आल्सो। आप इससे डिफरेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। फाइन, तो टेट्रावैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, इसकी वैलेंसी कितनी है 4। एक तरह से आप वैलेंसी जो शब्द है उसको ऐसे भी समझ सकते हो भी, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी भी बोला जा सकता है। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं कितने तरीके के बॉन्ड बनते हैं। अब ये देखिए, जब मैं आप बॉन्ड की बात कर रही हूँ तो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर हमने पढ़ा था भी 2 तरीके के बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, एक होते हैं पाई बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो ये बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। अब ये एक्सियल और साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है, लेट्स कंसीडर मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, ये दूसरे s ऑर्बिटल से जब कंबाइन करता है तो मैं एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर कर लेती हूँ। ये मेरी एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ये एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से जब इस तरीके से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बनता है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए 1s है, ये 1s का ऑर्बिटल है, दोनों जब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग हो रही है एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ से आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और ये जो ओवरलैपिंग आप देख पा रहे हैं इसे हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है, एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है। आम भाषा में मैं ये भी कह सकती हूँ, जब भी आप सिंगल बॉन्ड देखते हो, ऐसे आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, और हर बॉन्ड पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं अब हम पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए लेट्स कंसिडर एक सिंपल सा केस अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, ये मेरी एक्स एक्सिस है लेट्स कंसिडर, और यहाँ पे मैं 2 py ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाने जा रही हूँ। क्या करवाने जा रही हूँ, 2 py ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाने जा रही हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा y एक्सिस है जिसपे मैंने ये p ऑर्बिटल बनाया है, ये भी मेरा y एक्सिस है जिसपे मैंने ये p ऑर्बिटल बनाया, क्रिएट किया। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ से भी ओवरलैपिंग होगी और यहाँ से भी ओवरलैपिंग होगी। तो एक तरह से मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरा पहला p ऑर्बिटल है और ये अब मेरा दूसरा p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भी ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ से क्रिएट होता है इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। क्या कहा जाता है, पाई बॉन्ड कहा जाता है। और एक तरह से कैसे दिखता है, जैसे देख लीजिए ये एक p ऑर्बिटल है, दूसरा p ऑर्बिटल है, अगर ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होने पर आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और इन एक्चुअली कैसा दिखता है, तो जब ये दोनों इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, इन एक्चुअल इस तरीके से पाई बॉन्ड क्रिएट होता है, इस तरीके से पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। डू यू गेट मी एवरीवन? तो इस तरीके से आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब थोड़ी और बातें समझते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। तो आपने देखा होगा जो डबल बॉन्ड होता है, ऐसे डबल बॉन्ड होता है, तो पहला बॉन्ड हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, ध्यान रखना। जो सेकेंड बॉन्ड होता है वो आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की केस की बात करूं, जहां पे 3 ऐसे लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, तो जो पहला बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, और तीसरा बॉन्ड भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली सिंगल, डबल और ट्रिपल के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई
पाए जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन की। बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, दो तरह के बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो पहला बॉन्ड इन शॉर्ट लिखना है, फर्स्ट बॉन्ड आपका सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो इसको यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं भी। अगर मान लीजिए मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने सिग्मा, 1 सिग्मा। अगर मान लीजिए मेरे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, और कितने पाई, 1 पाई हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे बोल देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, दूसरा और तीसरा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में बता दिया। अब जो मैंने आपको बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, अब जिस चीज के हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है और लोन पेयर को काउंट करना है, इनका सम देखना है। एक चीज यहाँ स्टार लगा के लिखना, डोंट इंक्लूड पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। आप पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या देखना है, सम देखना है। अगर आपको सम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का दिखता है कितना, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन उस केस के अंदर क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, एक s और 3 p मिलकर के 4 बना देंगे। अगर आपको इनका सम 3 देखने को मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, एक s और 2 p। अगर आपको यहाँ पे इनका सम 2 देखने को मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी s और p sp। यहाँ पर एक और सवाल आता है दैट इज परसेंटेज s करेक्टर। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब होता है कितना एस प्रेजेंट है इनके अंदर। अगर sp3 के अंदर बात करती हूँ टोटल सम कितना होगा, 4, एक एस और 3 पी मिलकर के 4 बना रहे हैं। तो 100/4 करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 25%। यहाँ एस करेक्टर देखने को मिल रहा है sp3 में। अगर बात करती हूँ sp2 में तो एक एस 2 पी 3 सम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 100/3 कर लूंगी। तो 100/3 जब हम करते हैं तो यहां से 33% आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, एक एस और एक पी सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 100 में 2 आ जाएगा, दैट इज 50%। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 25%, 33% और 50% ये सम आपका हो रहा है जब आप एस और वाइटल और पी और वाइटल को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो इनको ऐड करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो हैं लोन पेयर शब्द में बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे भी मैम व्हाट डू यू मेंट बाय द टर्म लोन पेयर। हम लोन पेयर किसको बोलते हैं, तो हम लोन पेयर जो है, लोन पेयर बोलते हैं जनरली उन इलेक्ट्रॉन्स को जो ऐसे आपको देखने को मिले। जनरली आप देखोगे तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई भी एक स्पीशीज ए है, उसके ऊपर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो बेटा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एटम के पास प्रेजेंट है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स दैट डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बेटे, वो कौन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम कुछ सर्टेन एग्जांपल्स यहाँ पर लेंगे जिससे हमारे हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से यहाँ ले लेते हैं, समझ जाएंगे आप सभी। आइए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों से मैं पूछूं भी आपने मुझे लेफ्ट से राइट तक सभी कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिले सबसे पहले कोशिश क्या करनी है बेटा, सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके बॉन्ड्स को शो कर दो ताकि आपको दिक्कत ना आए। बिल्कुल भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग इट। तो जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, मैं यहाँ कलर दूसरा ले लेती हूँ, देखिए ध्यान से, इस पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, इस पे एक ही हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है,
फिर कार्बन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ कॉर्नर वाले कार्बन से टू अंडरस्टैंड कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। आइए अनदर केस देखते हैं। इस कार्बन को देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, 3 सिग्मा, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है एक तरह से लॉजिकली स्पीकिंग। और दूसरी बात बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी चेंजेस आपको करने होंगे, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होगा। 4 ही बॉन्ड बना सकता है तो CH आएगा, CH2 नहीं आएगा, इसको करेक्ट करके लिखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना, 3 सिग्मा पे sp2 होती है। ठीक है, प्लीज करेक्टेड, यहाँ वैलेंसी CH होगी, CH2 नहीं होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं बेटे। नेक्स्ट केस के अंदर यहाँ इस कार्बन को देखें, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने बॉन्ड्स हो गए मैम? 4, 4 के लिए sp3 हो जाएगी। नेक्स्ट कार्बन एटम को देखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं मैम? 2 हैं, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 2 के लिए कितनी होती है? sp होती है। लास्ट केस देखते हैं मैम, पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं करना, तो 1 सिग्मा 2 सम है तो sp हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहें इस क्वेश्चन की, तो हम लिख सकते हैं sp3 sp2 sp2 sp3 sp एंड sp रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आइए कुछ एनसीईआरटी कॉर्नर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम 8.1 आता है एनसीईआरटी कॉर्नर का। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमें यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं कितने प्रेजेंट होंगे इन सभी मॉलिक्यूल्स के केस में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे केस के साथ। ए वाला केस यहाँ देखते हैं। हमें दिया गया है इस तरीके का कंपाउंड। सबसे पहला काम क्या करना है, सभी कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड को दिखा देंगे। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन, फिर एक देखा जाए हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। कार्बन, इस पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसने पूछा कितने सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई होता है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं तो दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड पाई, दूसरा बॉन्ड पाई। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ भाई यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए चलते हैं। आइए, कार्बन हाइड्रोजन का 1 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, 4, 5 और 6। कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के मैम? 6 है। अच्छा, अगर इसी के अंदर मैं बोलती हूँ कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो कार्बन का 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2, ठीक है, 3 और ये रहा 4। तो मैम 4 सिग्मा बॉन्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आइए बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की। तो पाई बॉन्ड हम बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कितने पाई बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में 1 ही पाई बॉन्ड है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कितने पाई बॉन्ड है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। अगर इन टोटल आपसे पूछेगा तो आप ऐड कर देना, सिग्मा टोटल 10 है और पाई टोटल 3 है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बी पार्ट की तरफ। लेट्स अंडरस्टैंड दी बी पार्ट। तो बी पार्ट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3। सभी बॉन्ड्स को हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो CH2 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं,
यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। अब सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड्स कितने पाई बॉन्ड्स है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई होता है। तो ये भी सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी और ये भी। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की। तो पाई बॉन्ड्स यहाँ कितने हैं, ये रहा पाई, ये रहा पाई बॉन्ड। आइए अब लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। अगर मैं आपको बोलती हूँ कार्बन हाइड्रोजन में कितने सिग्मा बॉन्ड है वो बताना है, कार्बन कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है वो बताना है, कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कितने पाई बॉन्ड हैं आपको वो भी मुझे बताना है। आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे मैम अगर हम बात करें, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा 1 2 3, सॉरी दोबारा देखते हैं, 1 कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन हाइड्रोजन, 3 4 5 और 6, मैम 6 हो जाएगा आंसर इसका, 6 आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन के अंदर देखते हैं, आइए कार्बन कार्बन के अंदर देखते हैं। कार्बन कार्बन यहाँ पर भी है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे मैं पहले ही मेंशन कर दूं, यहाँ पे मैं पहले ही मेंशन कर दूं, ये कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड में भी कितने सिग्मा बॉन्ड है वो एक साथ लिखा है। यहाँ पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो ये दोनों के अंदर बेटे कितने सिग्मा बॉन्ड है एक साथ लिखा है, मतलब 1 2 3 4 एक साथ लिखा है। सेपरेटली लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कितने सिग्मा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कितने सिग्मा एक साथ लिखा है। अब कार्बन डबल बॉन्ड में कितने पाई है, तो इसका आंसर बेटे 2 हो जाएगा। फाइन हो गया जी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 8.2। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ पे बताना है हर कार्बन के केस में। तो पहला केस लेते हैं, हमारे पास है CH3Cl। लॉजिकली स्पीकिंग आप सभी के बॉन्ड्स दिखा दोगे तो कहानी आसान होगी। कार्बन है मैम, एक तरह से 3 हाइड्रोजन है। देखो मैं 2D प्लेन पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो कहीं आप सोचो मैम ये तो टेट्राहेड्रल शेप में अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे थोड़ी ड्रॉ होगा। तो बेटा मैं अभी सिर्फ 2D प्लेन पे ड्रॉ कर रही हूँ, नो नीड टू वरी। आपको यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड्स देखने हैं। तो मैम सभी में सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड 4 है, 4 के लिए सम क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमारे पास आता है CH3 ट्वाइस CO। देखो अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आगे आगे आप देखोगे इस CO का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा ही है। और बेटा इसका ट्वाइस है CH3 का, मतलब यहाँ पर भी CH3 अटैच्ड है और इस कार्बन पर इधर भी CH3 अटैच्ड है। तो तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमें बतानी है। तो मैंने आपको अभी बोला था आप अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो तो सभी बॉन्ड्स अगर शो कर दोगे तो कहानी आसान होगी। पहले CH3 के तीनों हाइड्रोजन्स मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, इस तरीके से होगा। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, फिर इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स कुछ इस तरीके से बच्चा रिप्रेजेंटेड होंगे। अब हमें देखनी है हाइब्रिडाइजेशन सभी की। तो मैम यहाँ पे देखा जाए 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो sp3 हो जाएगा। इस कार्बन की बात करती हूँ तो बेटा यहाँ पे मुझे सोच करके बताना भी मैम ये भी सिग्मा बॉन्ड ये भी सिग्मा, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन बच्चा sp2 होती है ना, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। और ये 4 बना रहा है सिग्मा बॉन्ड तो sp3, तो sp3 sp2 sp3 इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड केस, सी वाला जो केस है। सी केस क्या कहता है, CH3CN। अब आप आगे जाके देखोगे CN क्या होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। कार्बन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। तो एक तरह से अगर मैं CH3 को ऐसे लिखूं इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा और CN इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट होता है। अब सभी के अंदर देखते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को देखो पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा पाई तीसरा पाई और इधर भी सिग्मा, 2 सिग्मा से बनेगा बेटा sp। तो sp3 एंड sp रिस्पेक्टिवली आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी सी कंपाउंड की भी। चलिए जी चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। अब अगेन CO मतलब C डबल बॉन्ड हुए और हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे है NH2 है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा पाई, 3 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको कार्बन की देखने को मिलती है। चलिए ई पार्ट को देखते हैं। तो ई पार्ट में आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN।
अभी मैंने बताया था CN में कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, आइए देखते हैं। CH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स है, हमने ऐसे लिख दिया बेटा। इसके बाद CH है, फिर डबल बॉन्ड C है, इस पे H लगा है और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लगा हुआ है। सभी के हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना शुरू करते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये sp3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो बेटा 3 सिग्मा है, sp2 होगा। बेटा ये भी क्या होगा, 3 सिग्मा sp2। यहाँ 2 ही सिग्मा है, तो क्या होगा, sp हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो ये आपके पांचों के पांचों केसेस हो गए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम 8.3 की तरफ। क्या कहती है प्रॉब्लम, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप्स ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप्स की बात की गई है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला केस आता है ए पार्ट, जहां पर हमें दिया है CH2 डबल बॉन्ड ओ। ये कैसे बनेगा, पहली बात तो देखो ये ऐसे होता है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ओ मैंने पहले ही सिखाया था। H2 मतलब इधर भी एक हाइड्रोजन है यार, इधर भी एक हाइड्रोजन है। हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो मैम ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। 3 सम के लिए बेटा होता है sp2। sp2 तो बेटा ये sp2 पे कौन सी शेप होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, ट्रायगोनल प्लेनर होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड में। बी पार्ट चलते हैं। CH3F हमारे पास आता है, कार्बन इस पे लगे हैं 3 हाइड्रोजन और लगा है फ्लोरीन, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये शेप बेटा sp3 की कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। चलिए चलते हैं सी पार्ट पर। CH ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस पे हाइड्रोजन लगा है, कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है बेटा और 2 ही पाई बॉन्ड है। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो शेप होती है लीनियर। क्या शेप होती है, लीनियर होती है। आई होप सो प्रॉब्लम 8.3 भी सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक मतलब सर्टेन जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपने अटायर में हूँ, ऑफिस अटायर में हूँ, है ना। जब मैं किसी फंक्शन पे जाऊंगी तो मैं एथनिक वेयर करूंगी। ऐसे ही अगर मैं किसी प्रोफेशनल मीटिंग पे जाऊंगी तो मैं उस अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है ड्रेसअप करूंगी। तो मतलब एक ही पर्सन डिफरेंट स्टाइल्स में आपको देखने को मिल रहा है, डिफरेंट लुक वाइज देखने को मिल रहा है एज पर दी ओकेजन। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होता है, एक ही कंपाउंड डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। थर्ड रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और लास्ट जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो 4 ऐसे तरीके हैं जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या मैं बोलूं बॉन्ड लाइन नोटेशन की। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, ये टोटल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक सर्टेन एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है C4H10, तो अगर मैं टोटल नंबर को लिख दूं उसी एटम के नीचे, तो वो मेरा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन आती है उसको हम बोलते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब कि आपके जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच के बॉन्ड्स आपको दिखाने हैं। जैसे C4H10 के केस के अंदर अगर मैं बोलूं, तो पहले आप कार्बन, 4 कार्बन इनके साथ बॉन्ड दिखा दो। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया तो बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया तो बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। पहले कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, जितने रह गए उतने हाइड्रोजन उस पर अटैच करो। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो बाकी के 2 हाइड्रोजन के साथ। इसने एक ही बॉन्ड बनाया, 3, क्योंकि वैलेंसी बेटा कितनी होती थी, 4, तो कितने रह गए, 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ। ये बेटा एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। भी आप उसको एक्सपैंड करके लिखते हो, मतलब सारे बॉन्ड्स को आप शो करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। फिर बेटा आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारे बॉन्ड्स नहीं दिखाए जाते, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, हाइड्रोजन एज इट इज लिखा जाता है। जैसे कार्बन कार्बन का पहले बॉन्ड दिखा दो, 4 बॉन्ड है। अब बेटा इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है मैम, 3। इस पे कितने अटैच्ड है मैम, 2 अटैच्ड है। इस पे कितने अटैच्ड है मैम, 2 अटैच्ड है। और इस पे कितने अटैच्ड हैं, 3 अटैच्ड हैं। तो इसको ढंग से थोड़ा सा लिखूं तो क्या आएगा, मुझे मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जहां सिर्फ आप कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाते हो और
हाइड्रोजन को एज इट इज वहां लिख देते हैं। लास्ट बेटा आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या बताता है? भी कोई भी एटम लिखना नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रही हूं। अगर कार्बन हाइड्रोजन आप लिखते हो तो वो शो नहीं करना है, उसके अलावा कोई भी एटम्स आप शो कर सकते हो। कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना है, आपको बॉन्ड्स के थ्रू बताना है। अब हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है, ये एज्यूम आपको करना है। तो जैसे मान लीजिए ये कार्बन है तो मैंने एक डॉट लगा दिया, अब एक और कार्बन है तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, बॉन्ड को ऐसे शो कर दिया। अब एक और कार्बन है बेटा, मैंने इस तरीके से शो कर दिया। एक और कार्बन है बेटा, 4 कार्बन थे, ऐसे शो कर दिया। तो बेटा अब ये डॉट तुम्हें समझाने के लिए मैंने लगाया है, इन एक्चुअल तुम इसको ऐसे ड्रॉ करोगे। अब तुम्हारा दिमाग ये भी बोलेगा भी मैम हम इसको ऐसे कर देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। मेरा बच्चा मैंने क्या बोला भी ये डॉट सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा है, इन एक्चुअल नहीं लगता। तो इसका मतलब अगर मैं डॉट नहीं लगाऊंगी तो ये तो सिंगल लाइन हो जाएगी, मतलब कार्बन और कार्बन नहीं, ये गलत हो जाएगा। 4 कार्बन दिखाने, इसलिए जिगजैग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है। डू यू गेट मी एवरीबॉडी? तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ भी हर कॉर्नर पे बेटा एक कार्बन आपको मिलेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने जिगजैग स्ट्रक्चर बनाया भी हर कॉर्नर पे कार्बन 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 मिल जाएगा। एक ही कंपाउंड के देखिए 4 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहां टोटल एटम्स को आप रिप्रेजेंट करोगे, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जहां एक्सपैंड करके सारे एटम्स के बॉन्ड को शो करोगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जहां सिर्फ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स को दिखाओगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा जी बॉन्ड लाइन नोटेशन जहां सिर्फ बॉन्ड्स की मदद से बेटा रिप्रेजेंटेशन होगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रॉब्लम 8.4 क्या कहती है। प्रॉब्लम 8.4, ठीक है, तो एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में हमें इसको एक्सपैंड कर देना है। ठीक है जी, ये कंडेंस्ड हमें दिया गया है। तो बेटा ए पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, हमें दिया गया है CH3 CH2 CO CH2 CH3। पहली बात ये हमें कंडेंस क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स दिखने, मतलब बॉन्ड, अब तुमको क्यों में बॉन्ड नहीं दिख रहा, पर बेटा हर कार्बन को सेपरेटली लिख रहे हो तो वो कंडेंस्ड में तुम डालोगे, हाइड्रोजन को नहीं लिखा जा रहा सेपरेटली, तो इसीलिए कंडेंस्ड में डलेगा। अगर मुझे इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना हो तो ये कार्बन है, कार्बन पे बेटा मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, फिर बेटा ये कार्बन आ गया, मैम इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। बेटा अभी सिखाया था CO क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। उसके बाद CH2 है, मतलब इस पे भी मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन एटम शो कर दिए। और इस कार्बन पे बेटे कितने हाइड्रोजन शो करने हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन हमने शो करने हैं। तो ये इसका A पार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका B पार्ट हमें क्या देता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां लिखा है बेटा CH2 का थ्राइस, और फिर हमें दिया गया है CH3। कुछ इस तरीके का बेटा ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। थोड़ा इस स्ट्रक्चर को पहले गौर से देखिए क्या दिया गया है। मैम ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन दिखा दो, इस कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है बेटा, और 1 CH3 पहले से लगा है। पहली बात तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो। हमने ये चीज हमें यहाँ नहीं लिखी है, इसका मतलब क्या है बेटा, जब CH2 बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने उसको एक साथ लिख दिया। कितने CH2 है मैम, 3 CH2, तो मैंने 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, और लास्ट में मुझे क्या मिला, CH3। तो अब मुझे इसको भी ओपन करके लिखना होगा तभी एक्सपैंडेड होगा। आइए ये अब चीज समझ आई, इसको हमने कैसे लिखा, ये चीज है बेटा। अब इसको ओपन करके पूरा लिखते हैं एक्सपैंडेड। तो मैम इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर आएगा डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन है मैम, उसके बाद CH2 है मैम, फिर एक और CH2 है, और मैम फिर एक और CH2 है, और फिर है CH3। तो बेटा ये इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। डू यू गेट मी एवरीवन? चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब मुझे लगता है 8.4 आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगला बेटा हमारे पास आता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट कंडेंस फॉर्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनेगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन। तो पहले कंडेंस्ड के अंदर हमें सभी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को दिखाना होगा, ऑल्सो बेटा इसको भी हम ढंग से लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपैंडेड भी दिखा देती हूँ, कंडेंस्ड भी बता देती हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या दिया गया, OH दिया गया, OH के बाद बेटा CH2 दिया गया, फिर बेटा ये CH2 दिया गया, फिर ये CH2, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा यहाँ लिखेंगे ईजी रहेगा। OH दिया गया है, CH2 CH2, फिर बेटा CH2, फिर CH, अब इस पे क्या लगा है बच्चे, CH3, इसके बाद इस CH पे भी क्या लगा है, CH3,
फिर CH3। आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपको कैसे पता ये CH3 इधर ही लगा, ये इधर भी तो लगा होना सी। बेटा जी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर मान लो तुम इस पे CH3 ना लगा के सीधा CH लगा दोगे तो इस पे फिर भी एक वैलेंसी छूट जाएगी, मतलब कि वो इस पे अटैच्ड है और ये इस पे अटैच्ड है। ठीक है, चलिए तो बेटा अब इसको ये हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सारे बॉन्ड्स को शो करेंगे। CH2 है तो इस तरीके से, फिर CH2 है बच्चा, फिर बेटा CH2 है, फिर बेटा CH है और उस पे लगा है CH3, फिर बेटा यहाँ CH है और उस पे लगा है CH3। मैं इसका CH3 यहाँ शो कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वरना वो आपको ढंग से समझ नहीं आएगा। और इस पे भी बेटा CH3 है। तो बेटा एक्सपैंडेड तो इस तरीके से हो गया। आगे आइए इसका बॉन्ड लाइन देखते हैं। तो बेटा पहली बात, इस कार्बन को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर और इस पे लगा है बेटा OH। ठीक है, अब इसको ये किससे अटैच्ड है, एक और कार्बन से अटैच्ड है, फिर ये बेटा एक और कार्बन से अटैच्ड है, फिर ये बेटा एक और कार्बन से अटैच्ड है, और इस कार्बन पे कौन लगा है, CH3 लगा है। फिर बेटा ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, इस पे कौन लगा है, CH3 लगा है, और फिर बेटा ये एक और कार्बन से अटैच्ड है। भले चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ बेटा, एक कार्बन, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 बेटा, है ना। और यहाँ पे इस पे और इस पे CH3 और CH3 अटैच्ड है। अब तुम कहोगे मैम आपने इसको ऊपर शो कर दिया, इसको नीचे शो कर दिया। अरे बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए OH मैंने यहाँ लगा दिया तो इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ ये OH हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। फिर इस पे ये कार्बन लगा है, फिर इस पे ये कार्बन लगा है, फिर इस पे ये कार्बन लगा है तो इसका CH3 यहाँ लिख दो, फिर इस पे ये कार्बन लगा है, इसका CH3 यहाँ लिख दो, फिर यहाँ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डू यू गेट मी एवरीवन। चलिए अगला केस देखते हैं बेटा, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे दिखाएंगे, उससे पहले मैं आपको पहले कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशंस और बता देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बेटा एक बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब अगर मान लो मैंने कभी भी आपको बेटा ऐसे सिंगल बॉन्ड दे दिया और मैं कहूँ कंडेंस्ड लिखो, तो कैसे लिखोगे बेटा। इसका कंडेंस्ड लिखने के लिए इसका मतलब क्या, हर कॉर्नर पे बेटा 2 कार्बन एटम है, तो आप ऐसा लिखोगे CH3, सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो बच्चा मैंने आपको कुछ ऐसा केस दे दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का केस दे दिया, ठीक है, या मैं अगर तुम्हें ऐसे बोलूं मैंने डबल बॉन्ड दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 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 कार्बन लगे हैं, नहीं ये गलत है बेटा। जब भी डबल बॉन्ड मिलेगा मतलब ये पूरा कॉर्नर पे एक कार्बन, इस पूरे कॉर्नर पे एक कार्बन, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा केस मान लो कभी ऐसे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, इसका मतलब ऐसा होगा क्या, नहीं मैम ये गलत है बेटा। इसका सही मतलब क्या है, भी हर कॉर्नर पे बेटा एक कार्बन होगा, तो ऐसा दिखेगा। डू यू गेट मी। आइए अब इस क्वेश्चन को बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं। तो मैम ये इस पूरे को हम CN करके लिख सकते हैं, तो ये मान लीजिए कार्बन है ना, ये वाला, और इस पे अटैच्ड है मैम ये CN। क्या अटैच्ड है मैम, CN। इस कार्बन पे और क्या अटैच्ड है मैम, OH अटैच्ड है, और बेटा इस कार्बन पे एक और कार्बन अटैच्ड है जिसको हम CN बोल सकते हैं। तो बेटा देखो ये कार्बन पे OH भी अटैच्ड है और इस पे दोनों तरफ CN ग्रुप अटैच्ड है, तो इस तरीके से बेटा इसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगी। इस तरीके से बच्चा हम इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, भी आप कार्बन को 3D तरीके से 2D प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो उसको हम समझेंगे। अब 3D तरीके से तो हम देख सकते हैं, पर इसके ऊपर हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा जी देयर इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो कि आप 2D प्लेन पे जब अरेंज करते हो उसको 3D अरेंजमेंट कहते हैं। और बेटा ये हमारी होती है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। कौन सी होती है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात तो मान लीजिए ये कार्बन एटम है, देखिए जो ये बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं वेज बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है ये होता है हमारा डैश बॉन्ड, और ये जो बाकी के 2 बॉन्ड आपको मिल रहे हैं ये होते हैं हमारे इन प्लेन बॉन्ड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड के बीच में इन प्लेन बॉन्ड नहीं आता। ये दोनों बिल्कुल आसपास आप लिखते हो, ठीक है, इस चीज का आप जिक्र करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो वेज बॉन्ड क्या होता है, वेज बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो होता है टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। कहाँ होता है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होता है। डैश बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड विच इज अवे
फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसा बॉन्ड जो ऑब्जर्वर से अवे होता है, और ये इनप्लेन बॉन्ड है। इसको कैसे समझे, जैसे मान लीजिए मैं कार्बन एटम हूं, तो बेटा ये दो बॉन्ड कौन से होंगे, इनप्लेन बॉन्ड होंगे। इनप्लेन, इनप्लेन, प्लेन में जो बॉन्ड है 2D पे जब तुम ड्रॉ करते हो तो ये दोनों इनप्लेन बॉन्ड है। अब एक बॉन्ड जो आपकी तरफ है, हेलो हाय, ये बॉन्ड कौन सा है बेटा, ये होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हो, आपकी तरफ जो बॉन्ड है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वो कौन सा होता है, वेज बॉन्ड होता है, वेज बॉन्ड, ठीक है, ये आपकी तरफ। और सोचो एक बॉन्ड ये रहा, हाय तुमसे दूर है, देखो दूर है, तो ये बेटा डैश बॉन्ड होता है, विच इज अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, जो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड लाइन बताती है भी प्लेन के अंदर अगर आपका कोई भी बॉन्ड है वो सॉलिड लाइन बताएगी, ठीक है। सॉलिड वेज जो है वो बताएगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, ऑब्जर्वर की तरफ। और डैश बॉन्ड बताता है बिहाइंड दी प्लेन। डैश बॉन्ड को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, जनरली ऐसे लिखोगे, वो ज्यादा प्रेफरेबल वे होता है। क्लियर हो गया, दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कैसे क्लासिफाई करते हो, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो बेटा जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन होते थे, पहली बात मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कंपाउंड्स होते थे, दोज आर हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये ए साइक्लिक या ओपन चेन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ए साइक्लिक या ओपन चेन, जहां फर्स्ट कार्बन एटम आखिरी कार्बन एटम से जुड़ा नहीं हुआ। साइक्लिक या क्लोज चेन हो सकते हैं, यही 4 कार्बन को अगर मैं ऐसे शो कर दूं, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है मैम, मतलब हर कार्बन एटम क्या है, फर्स्ट कार्बन एटम अगर ये है तो ये लास्ट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यहाँ फर्स्ट कार्बन एटम लास्ट से नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐसे अगर रिंग बन जाए, क्लोज चेन बन जाए, उसको साइक्लिक बोलते हैं बेटा। ओपन चेन होती है उसको, जहां पर हम फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन से नहीं जुड़ा होता उसको ओपन चेन बोलते हैं, ए साइक्लिक बोलते हैं। आप फर्दर देखोगे तो बेटा ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइडेड होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, पहली बात तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हक्कल्स रूल कहते हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ए साइक्लिक के अंदर कौन से हो जाते हैं, हमारे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जैसे कि एग्जांपल है जहां पे आपको सिमिलर एटम्स देखने को मिलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, उसमें इन एटम्स के अलावा मान लो कोई और एटम आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ऐसा, और ये दोनों एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करते हैं उस रूल को, ठीक है, हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड भी बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड होते हैं। बेंजोनॉइड वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग है, नॉन बेंजोनॉइड जिसमें नहीं है। अब ये भी बेटा होमो और हेट्रो हो सकते हैं। होमो का मतलब कि जैसे कि आपकी बेंजीन रिंग हो जाती है जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है और वो एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो कर रहा है। हेट्रोसाइक्लिक इसमें क्या होगा, भी एरोमेटिसिटी के रूल को तो फॉलो कर रहा है, हक्कल्स रूल को तो फॉलो कर रहा है, पर कोई और एटम भी वहां पर कार्बन के अलावा प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। फाइन, इन सब की डेफिनेशंस आप सभी को बताती हूँ ताकि कहानी आसान लगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन बेटे जो हमारे पास आती है वो आती है ओपन चेन कंपाउंड्स या ए साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे कौन से होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दी ओपन चेन कंपाउंड्स एंड ए साइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, टेबल्स और इस तरीके से समझाऊंगी भी, आप नोट्स क्रिएट कर सकते हो और पेपर से पहले अच्छे से रिविजन होगी। तो ये डेफिनेशंस भी करवा रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए ए साइक्लिक या ओपन चेन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स लिंक होते हैं स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में, लेकिन कोई रिंग नहीं बना रहे, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी रिंग, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप यहाँ से एग्जांपल्स भी देख सकते हो। साइक्लिक या क्लोज चेन क्या होते हैं, जहां पे बेटा रिंग बन रही है एक या एक से ज्यादा, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था। फिर आते हैं बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग लाइक कंपाउंड्स जो बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स को रिजेंबल करते हैं केमिकल बिहेवियर में, लेकिन बेटा जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, होमो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एलिसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक मतलब साइकिल बन रहा है, क्लोज्ड है, ठीक है, लेकिन एरोमेटिसिटी के रूल्स फॉलो नहीं होते। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग या उनसे जैसा कोई स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखने को मिल रही है, डीलोकलाइजेशन, और ये एरोमेटिसिटी के रूल्स यानी कि हक्कल्स रूल को फॉलो करता है।
बेंजोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेंजीनोइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है और एरोमेटिक होते हैं वो। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो एरोमेटिक रूल मतलब एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे एटम्स आपको कार्बन के देखने को मिलेंगे और हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए होगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? कार्बन एटम्स के अलावा कोई भी और एटम हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन तो होगा ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, बट कार्बन के साथ बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कोई और हो सकता है, हेट्रो आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होगा? जो एरोमेटिसिटी को भी फॉलो करे लेकिन कार्बन के साथ साथ कोई और एटम वहां पर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम उस कैटेगरी में बच्चा फॉल करवा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट डू यू मेंट बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो होमोलोगस सीरीज एक तरह से ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्लेग्राउंड के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग क्लासेस के बच्चों को असेंबल करवाया। अब मैं उनको देख रही हूँ, फर्स्ट क्लास के बच्चे सेपरेट हो जाए, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, सेवंथ क्लास के, नाइन्थ क्लास के, 10th क्लास के, तो सेपरेट कैसे कर सकती हूँ? किस बेसिस पे कर सकती हूँ? मैं इस बेसिस पे भी कौन से बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, बेस्ड अपॉन देयर एज, बेस्ड अपॉन देयर नॉलेज, है ना, तो मैंने उनको सेपरेट किया। तो बेटा उस क्लास के सभी बच्चों का सेम सिलेबस होगा, सेम कंटेंट वो पढ़ रहे होंगे, राइट। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है बेटा? सिमिलर पैटर्न ऑफ एटम्स को मैं एक कैटेगरी में डालती हूँ। जैसे अल्कोहल्स वाले सारे अल्कोहल्स में आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे, हाइड्रोकार्बन्स वाले सारे हाइड्रोकार्बन्स में आगे, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स एक तरफ आगे, डबल बॉन्ड वाले एक तरफ आगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले एक तरफ आगे, तो उनको उनके ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होमोलोगस सीरीज कहलाता है। हर एक मेंबर होमोलोगस सीरीज का होता है वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है और 14 मास से डिफर करता है। तो होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसके अंदर हर सक्सेसिव मेंबर, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके, उनमें CH2 का आपको गैप देखने को मिलेगा। सभी मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है ताकि वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा सके। 7th क्लास वालों का सेम सिलेबस होगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद देयर इज अ जनरल फॉर्मूला होता है हर सीरीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी चेंज करते हैं विद चेंजिंग द मास, ठीक है। एग्जाम्पल आप एल्केन्स में देख सकते हो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आप बेटा CH4 से C2H6, CH2 का गैप आ रहा है, देखो एक कार्बन कम है और 2 हाइड्रोजन कम है। फिर इथेन से प्रोपेन में CH2 का गैप, CH2 का गैप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इनको एक कैटेगरी के अंदर हमने रखा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। सो बेटा अब हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में देख लिया है और एक सर्टेन एग्जांपल भी मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया है, दैट इज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का जितने भी मेंबर्स आपको मिलेंगे सभी के अंदर आपको CH2 ग्रुप का डिफरेंस देखने को मिलेगा और CH2 का मास अगेन 14 है, इस वजह से हम बोलते हैं 14 मास से भी वो डिफर करेगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेज सेशन, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, या आप IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। बेसिकली एक ऐसा रूल है, एक ऐसा मैं कहूंगी फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो, जिसकी मदद से हम बेटा सिंपल से सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो आप लॉजिकली सोच करके देखिए, आपका भी एक निकनेम है ना, और एक ऐसा नेम जो आधार कार्ड पर है। तो बेटा निकनेम और आधार कार्ड वाले नेम में क्या अंतर है? सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आती है, आप कहीं पर भी चले जाएं, आप अपने आधार कार्ड वाले नेम से माने जाते हैं, जाने जाते हैं, राइट। अगर आप कहीं पे कभी फ्लाइट पे जाओ तो वहां पर भी आपको क्या करना होगा? अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, ठीक है भी, हाँ जी आप ये हैं, राइट। तो आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पर लिखिए और वही नेम ऑल अराउंड मतलब मैं बोलूंगी कहीं पर भी आप जाओगे तो वैलिड होगी। अब क्या होता है, निकनेम क्या है? निकनेम है जो आपकी मम्मी पापा रखते हैं, या मैं बोलूं आपके घर पे आपको प्यार से बुलाया जाता है उस निकनेम से। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके खुद के कुछ कॉमन नेम्स है, लेकिन वो कॉमन नेम्स हर जगह वैलिड नहीं है। तो एक ऐसा नाम जो कहीं भी चले जाए, हर जगह वैलिड हो, ठीक है, उसे बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। और एक तरह से एक ईजी तरीका भी है जिससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग खुद से कर सकते हैं। एक ऐसा मेथड है तरीके से बोला जाए तो हम बोलेंगे द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स सो दैट ईच कंपाउंड हैज अ यूनिक नेम, और उसको आप अंडरस्टैंड कर सको। देखिए आजकल के समय की अगर मैं बात करती हूँ तो इतने सारे कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए हैं। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट एज वेल एज फॉर द पीपल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत टफ है उनको याद करना, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक उनको रूल दे दिया जाए भी भाई ये रूल है, इसके अकॉर्डिंगली आप इनका नामकरण कर सकते हो, तो कहानी आसान हो जाएगी, उनको दिक्कत नहीं होगी, राइट। साथ ही साथ IUPAC यानी कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
क्या रूल है मैम जिसकी इतनी देर से हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि हम बेसिक से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग खुद से करना सीख जाएं? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे आपको इस रूल को फॉलो करना है। अब देखो जनरली कॉपी में हम क्या करते हैं, ऐसे लेफ्ट से राइट लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन जब भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करें और आप बिगिनर हैं, आप अभी शुरू कर रहे हैं नेमिंग करना और आपको नहीं आता है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड रूट। यानी कि आपको सेंटर वाला काम सबसे पहले करना है, फिर आपको राइट हैंड साइड वाला काम करना है, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला काम करना है। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना होगा। तो वर्ड रूट हमें किसके बारे में बताता है? वर्ड रूट हमें बताता है अबाउट टोटल number of carbon atoms present in main chain, या फिर मैं बोलूं पेरेंट चेन। तो मेन चेन या पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं वो वर्ड रूट बताता है। अब व्हाट इज पेरेंट चेन मैम, व्हाट इज मेन चेन मैम? जनरली ये बोला जाता है जहां ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं आप उसको मेन चेन बोलते हो। कोशिश करते हो सभी कार्बन एटम उसमें आ जाए, लेकिन अगर नहीं आता तो जो बाकी के कार्बन रह जाते हैं उनको साइड चेन बोला जाता है। तो मेन चेन जनरली मैक्सिमम कार्बन एटम्स की होती है। अगर किसी केस में आपको मेन चेन मैक्सिमम कार्बन एटम की ना दिख करके छोटी सी चेन देखने को मिले, इसका मतलब क्या है, वहां पर या तो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कोई ब्रांचिंग है जिसकी वजह से आपने उस चेन को एज अ पेरेंट चेन या मेन चेन सिलेक्ट किया है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा जिक्र करूं बेटा, तो हम ये बोलते हैं अगर आपकी मेन चेन में टोटल एक कार्बन एटम है, मेन चेन में अगर बच्चा एक कार्बन एटम है तो आप मिथ का इस्तेमाल करते हो, METH। अगर बेटा 2 कार्बन एटम है तो आप इथ का इस्तेमाल करते हो। 3 कार्बन एटम होंगे तो आप प्रॉप का इस्तेमाल करोगे। 4 कार्बन एटम के लिए आप ब्यूट का इस्तेमाल करोगे। 5 कार्बन एटम होंगे तो आप पेंट का इस्तेमाल करते हो। 6 कार्बन एटम अगर इन टोटल होंगे तो हेक्स का इस्तेमाल करेंगे। 7 पे बेटा हेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। 8 पे बेटा आपको ऑक्ट देखने को मिलेगा। 9 पे बेटा आपको नॉन लिखना होगा। 10 पे बेटा आपको डेक लिखना होगा। 11 पे बेटा आपको अनडेक लिखना होगा। और बच्चा 12 पे आपको डू डेक लिखना होगा। तो बेटा ये जो आप वर्ड रूट यहाँ देख रहे हो, ये पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखी है। अब इसका मतलब ये नहीं है भी कार्बन 1 का नंबर ये होगा या कार्बन 2 का नंबर ये होगा, नॉट एट ऑल। इसका मतलब होता है टोटल मेन चेन में कितने कार्बन है। अगर मैं यहाँ 6 लिख रही हूँ इसका मतलब क्या, टोटल बेटा जी कार्बन एटम जो पेरेंट चेन में है वो 6 है, तो मैंने यहाँ लिखा भी अगर 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्स लिखेंगे, 7 है तो हेप्ट लिखेंगे, ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद बेटा जी आता है प्राइमरी सफिक्स। क्या हम यहाँ पर देखेंगे मैम? इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स जो हमें बताता है अबाउट बॉन्डिंग। किसके बारे में बताता है? बॉन्डिंग के बारे में बताता है। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप एन का इस्तेमाल करोगे। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो आप इन का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको कहीं पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो आप आइन यानी कि YNE का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ये यूज किया जाता है फॉर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम इसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले वर्ड रूट लिखेंगे फिर ये काम करेंगे। अभी कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, अल्कोहल आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ठीक है, एस्टर आ जाए, ठीक है, कोई भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो मैं बताऊंगी क्या आपने लिखना है वहां पर। ये लिखने के बाद सफिक्स का काम करोगे, फिर बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स का काम करोगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है इट इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। आपको मैंने आज ही क्लास में बताया था शुरुआत में, साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं, तो उसके लिए आप साइक्लो का इस्तेमाल करोगे। ए साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए इसका यूजेज नहीं किया जाएगा। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 चीजों के लिए लिखा जाता है। पहली बात तो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है।
अब व्हाट इज सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट इज जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप? बेटा सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट का मतलब है, मान लो एक कंपाउंड के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों देखने को मिलते हैं। अब भी मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा हाँ यार ये सीनियर मोस्ट होता है और ये जूनियर मोस्ट होता है। तो जो सीनियर मोस्ट होगा उसका नेम आप लिखोगे उसकी जगह पे, जो जूनियर मोस्ट होगा उसका नेम लिखोगे उसकी जगह पे। मतलब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के केस में हम सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट लिखते हैं। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप हमेशा उसको सीनियर मोस्ट में लिखोगे, फिर जूनियर मोस्ट का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा बेटा आप इसको एक्स्ट्रा ग्रुप्स के लिए भी लिख सकते हो। मतलब कि कभी आपको कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिल जाए तब भी इस्तेमाल होता है। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे होता है, ठीक है। या फिर बच्चा आप इसको साइड चेन के लिए भी लिख सकते हैं। साइड चेन का मतलब अगर कोई कार्बन इंक्लूड नहीं हो पाया मेन चेन में, साइड चेन होती है, तो आप उसको बेटा कैसे लिखते हो? एल्काइल करके लिखते हो। अल्क का मतलब वही है मिथ इथ प्रोप ब्यूट, है ना, उसको एल्काइल करके लिखोगे, एल्काइल, फाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को। तो क्या स्टेप्स हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, व्हाट वी नीड टू डू। पहली बात तो आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ आपको पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है, या जिसको आप बेटा मेन चेन के नाम से भी जानते हैं। करना क्या होगा, दिस बिकम्स दी पेरेंट चेन। वो क्या बनती है? मेन चेन या पेरेंट चेन बनती है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स ढूंढो उस पर क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। ग्रुप्स जो कि अटैच्ड होंगे पेरेंट चेन पे, जैसे CH3 है, Cl है, OH है, उनको आइडेंटिफाई करो। फिर बेटा आपको नंबरिंग करनी शुरू करनी है। नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से या तो हमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, या कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ वो पास पड़ रहा है, या आपको मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, वहां से नंबरिंग आपने शुरू करनी है। कोशिश ये रहेगी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप। कहीं पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट, एक्स्ट्रा ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहां से नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है। फिर आपने बेटा उनकी नेमिंग करनी है। प्रीफिक्सेस आप यूज करोगे, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लगा होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या एल्काइल ग्रुप के लिए, लेकिन सफिक्स का इस्तेमाल करोगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा सफिक्स आएगा तो बेटा सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट की कैटेगरी में डालेंगे, और लास्ट में आपको उनको कंबाइन कर देना है। ध्यान रखें जब भी आप प्रीफिक्स लिखें तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। जब भी आप प्रीफिक्स लिखें तब आपको एक्स्ट्रा ग्रुप्स लिखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD का इस्तेमाल करना होगा। जो ABCD के अकॉर्डिंगली पहले आएगा उसको पहले आपने नंबरिंग करनी है और नेमिंग करनी है। इसी के साथ बेटे आगे चलते हैं, कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड हम जो यहाँ पे नेमिंग करने जा रहे हैं बच्चा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड मान लीजिए मैंने आपको ऐसा केस दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको ये केस दे दिया। अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? पहली बात तो आप काउंट करोगे कितने कार्बन आटम्स है, यू आर गोइंग टू काउंट इट। तो काउंट करते हैं बेटा 1 2 3 4। मैम इधर से भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो मैम ये 4 कार्बन आटम की क्या बन गई मेरी मेन चेन। और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है मैम? ब्यूट होता है, BUT ब्यूट होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है मैम? सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। क्या यहाँ कोई सेकेंडरी सफिक्स है, कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। क्या कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है? नहीं। क्या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है? नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए एक और कंपाउंड देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड। मान लीजिए आपको कभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेट्स कंसिडर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको जहां से ब्रांचिंग पास पड़ेगी वहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। मैम ये मेरी जो होगी इस बार मेन चेन हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी माई मेन चेन या पेरेंट चेन। और ये जो हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी साइड चेन, या फिर हम कहेंगे एक्स्ट्रा चेन। तो मेन चेन से वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट 4 कार्बन का है, अगेन हम ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है मैम सभी में, तो हमने एन लिखा। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, वो यहाँ नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक ग्रुप के लिए होता है, वो भी नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स एक्स्ट्रा है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल की फॉर्म में लिखेंगे, एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा। नंबर मेंशन करना जरूरी है, कहां पर है? सेकेंड कार्बन पर है तो हम लिखेंगे 2, फिर आएगा डैश, फिर आएगा मिथाइल। एक चीज ध्यान रखिए, डिजिट और अल्फाबेट में आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको डैश लगाना होगा इस तरीके से, और यहाँ कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए चलते हैं बेटे, आगे प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना।
आइए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जहां से ब्रोमीन पास होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड द थर्ड कार्बन। इस तरीके से बेटा 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड रूट लिखेंगे मैम? प्रॉप लिखेंगे। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिखा? एन लिखा। क्या यहाँ सेकेंडरी सफिक्स होगा? नहीं होगा मैम, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं होगा क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना रहा है, ओपन चेन है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, बेटा ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखा जाता है और आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन से कार्बन पे। 1 पे प्रेजेंट है तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो एंड देन आपके पास आएगा प्रोपेन। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या मैम? भी हमें यहाँ पर 1 ब्रोमो आगे क्यों लिखा? मैम इसको पीछे लिख देते। क्यों हमने इसको आगे लिखा बेटा? तो 1 ब्रोमो इस वजह से आगे लिखा जाता है बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रा ग्रुप, इस वजह से हमने इसको आगे लिखा है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है वर्ड रूट के। ठीक है जी, चलिए इस चीज को देखते हैं। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। बेटा 3 कार्बन के लिए अगेन यू आर गोइंग टू राइट वर्ड रूट एज प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ नहीं होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरीन के लिए क्लोरो होगा जो कि सेकेंड कार्बन पर है, तो बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ आपको स्पेस बिल्कुल भी लीव नहीं करनी है, तो मैं प्रोपेन डायरेक्टली बच्चा लिख रही हूँ। फाइन हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड। देखिए होता क्या है, जैसे अभी हम जो चीजें देख रहे हैं उसमें आपको स्ट्रेट चेन में पेरेंट चेन देखने को मिल रहा है, आपको कोई भी ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रही है। आपको सभी केसेस में स्ट्रेट चेन में क्या हुआ? पेरेंट चेन देखने को मिल रही है। देयर इज नो ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब कि जैसे कि पेड़ों की टहनियां होती हैं, वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे जैसे अभी आपने ब्रोमीन क्लोरीन देखा, तो अगर क्लोरीन मैंने लगाया तो वो ब्रांच्ड चीज थी जो उस पर लगाई गई है ना। तो बेटा अगर अनब्रांच्ड है तो क्या चीजों का ध्यान रखना, क्या रूल है? पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढो, उसके बाद नंबर करो उस एंड से जहां से मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। देन बेटा आपको नेमिंग क्या करनी है? प्रीफिक्स पे बेसिस पे नेमिंग करनी है और सफिक्स के बेसिस पे नेमिंग करनी होती है। प्रीफिक्स और सफिक्स का ध्यान रखना होता है। अनब्रांचिंग, जहां ब्रांचिंग नहीं है वहां पे तो डायरेक्ट आपकी स्ट्रेट चेन ही जनरली बनती है। जहां ब्रांचिंग आती है वहां पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं बेटा जी। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपको कुछ ऐसा केस दे दिया, अगर मान लीजिए मैंने इस बार कुछ ऐसा केस दे दिया, तो बेटा यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है तो 1 और 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ होता है। अब बेटा प्राइमरी सफिक्स होता है बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, लेकिन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। तो जो लोएस्ट नंबर है, ध्यान रखना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा लोएस्ट नंबर आपने मेंशन करना होता है। मान लीजिए डबल बॉन्ड 2 और 3 में तो लोएस्ट नंबर 2 होगा, 4 और 5 में है तो 4 होगा, इस तरीके से करना है। तो मैम यहाँ पे इथ 1 इन हो जाएगा बच्चा इसका नाम। आप इसको जनरली बेटे इथीन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप मेंशन नहीं करोगे नंबर तो आप एग्जामिनर को बता रहे हो भी भाई फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ डबल बॉन्ड। अगला केस देखते हैं। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इधर से देखूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड मुझे फर्स्ट और 2 में दिख रहा है, इधर से अगर नंबरिंग करूँ तो 2 और 3 पे आ रहा है, तो लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। 5 कार्बन के लिए मैम पेंट लगाया जाता है। अब बेटा देखिए इन और आइन अल्फाबेटिकली चले तो इन पहले आएगा। इन किन के बीच में? 3 और 4 में। छोटा नंबर क्या है? 3 है, तो पेंट 3 इन हो जाएगा। और मैम 1 और 2 में आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 आइन होगा, छोटा नंबर 1 है। लेकिन मैम यहाँ का इन का ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हमें क्या मिलेगा? ये हमारा कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चा। क्लियर है? चलिए एक आगे बढ़ते हैं, ब्रांचिंग पे चलते हैं। अगर मान लीजिए हमें कभी भी ब्रांचिंग मिल जाती है, ब्रांच्ड चेन मिल जाती है, तो हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखना है जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि साइड ग्रुप देखने हैं उस पर क्या क्या लगे हैं। चेन को नंबरिंग वहां से देनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड पास पड़ेगा आपको। आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को मिथाइल, इथाइल, क्लोरो ऐसे नेमिंग करनी है। पोजीशन बेटा शोन मतलब करनी पड़ेगी आपको कार्बन एटम की, जैसे अभी मैंने आपको पोजीशन बताई भी, 1 पे प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है, आपको बताना पड़ेगा। इफ मोर देन 1 सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, मान लीजिए 2 क्लोरीन प्रेजेंट है तो वहां पर आप डाई लिखोगे, 3 है तो ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा होगा, ऐसे। और बेटा जी अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना होगा मैम? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बच्चा अपन फॉलो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। मान लीजिए ब्रांचिंग वाला क्वेश्चन है, कहां से आपको ये CH3 ब्रांचिंग जो है पास पड़ रही है। अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 4 5 6 और यहां से चलूं 1 2 3 4 5 6,
मैम लोएस्ट नंबर कौन सा? आपको क्या करना है मैम, आपको हमेशा लोएस्ट चेन रूल को फॉलो करना है। लोएस्ट चेन रूल कहती है लोएस्ट नंबर ही हमेशा जीतेगा। लोएस्ट चेन रूल, जहां जहां ब्रांचिंग है उनको ऐड कर दो, जो लोएस्ट नंबर है उसको फॉलो करोगे। तो मैम इधर से 3 पे आ रही है ब्रांचिंग और इधर से मैम 4 पे आ रही है, लोएस्ट नंबर ये है तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो मैम 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ नहीं होगा, प्रीफिक्स भी नहीं होगा, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स मैम CH3 को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल करके लिखते हैं। अल्क वर्ड रूट के लिए होता है तो मिथाइल होगा बेटा, जो कि 3rd कार्बन पर है, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। आइए चलते हैं अब इस कंपाउंड को देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। एक तो मेरा दिमाग ये चल रहा है मैम स्ट्रेट चेन को ही मेन चेन बना देते हैं इस तरीके से, और एक हमारे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है मैम क्यों ना यहां से नंबरिंग की जाए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक और दिमाग में आ रहा है मैम यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहली बात तो हम कोशिश करते हैं लॉन्गेस्ट चेन हमारी मेन चेन हो, जो कि 7 कार्बन आटम की है, बट हमें यहाँ पर लोएस्ट चेन रूल को फॉलो करना होगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले रेड वाले पार्ट से देखते हैं मैम ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है। मैम इसको फॉलो करते हैं तो ब्रांचिंग है 2 पर और ब्रांचिंग है मैम 3 पर, सॉरी इसका सम आया 5, इसका सम कितना आया मैम 5। अभी ना देखते चले जाओ, अभी ध्यान से देखते चले जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। मैम अगर ब्लू वाले को फॉलो करते हैं तो ब्लू वाले के अकॉर्डिंगली मैम 3rd पर ब्रांचिंग है और 4th पर ब्रांचिंग है, जो कि 7 सम आ रहा है। ठीक है, आ जाओ, सॉरी हाँ, ग्रीन वाले को मैम अगर हम फॉलो करते हैं तो ग्रीन वाले के अकॉर्डिंगली 4th पर आ रहा है मैम और 5th पर आ रहा है मैम 9 है। पहली बात तो ये देखिए भी, जब आप रेड वाले को फॉलो करते हो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचिंग, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचिंग जो कि फॉलो यहाँ नहीं होगा। आपको लोएस्ट चेन रूल तो देखना ही देखना, लेकिन ब्रांचिंग भी देखनी है बेटा। ब्रांचिंग मैक्सिमम जहां पर होंगी, जहां मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी आप उसको भी इंक्लूड करते हुए चलोगे। और दूसरी बात, अगर ये चीज भी फॉलो हो जाती है तो आप ये चेक करो क्या कोई केस लॉन्गेस्ट चेन का हो सकता है जिसमें सारी चीजें फॉलो हो रही हूँ, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन मैम 7 और 9 में से सॉरी 7 और 7 वाली हो सकती है। पहली बात तो मैम मैंने पहला कॉन्सेप्ट, अगर आप बोलोगे मैम प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लोएस्ट चेन देखे तो वो तो जीत गया रेड, नहीं बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो लॉन्गेस्ट चेन नो डाउट आप जाते हो, बट उसके बाद देखो ब्रांच है या नहीं है। ब्रांच है तो भाई तो फिर तो आप उस चेन रूल को भी हटा सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ब्लू पर आते हैं, ब्लू वाले पार्ट को ध्यान से देखते हैं, तो बेटा देखो यहाँ पर है एक CH3 है ना, और यहाँ पर क्या है बेटा, सिर्फ 2 कार्बन का ग्रुप। ठीक है, इधर आते हैं, अगर हम ग्रीन वाले पार्ट को देखें तो ग्रीन वाले में भी सेम होता है, ग्रीन वाले में लेकिन मैक्सिमम नंबर आ रहा है, लेकिन हम लोएस्ट नंबर लेंगे तो ब्लू वाला सही होगा। क्यों, एक तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 7 कार्बन आटम्स की बन रही है, और दूसरा 2 ब्रांचिंग है। अगर रेड वाले को ऑप्ट करते हैं तब भी 2 ब्रांचिंग है लेकिन लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही है, मतलब दोनों में 2 ब्रांचिंग है पर वहां लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो हम ब्लू वाले को बेटा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से हमारी कुछ इस तरीके से बच्चा, इस तरीके से बेटे अपनी चेन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, 1 कार्बन वाले को मिथ बोलते हैं बेटा, 2 कार्बन वाले को इथ बोलेंगे। ABCD को फॉलो करेंगे तो मैम पहले ई आएगा, ई प्रेजेंट है कौन से कार्बन आटम पे, देखें तो 4th पे प्रेजेंट है, तो बेटा इसका नाम होगा 4 इथाइल। उसके बाद मैम ABCDE, उसके बाद M आ जाएगा, तो बेटा 3rd पे प्रेजेंट है मिथाइल, और उसके बाद तो सेम वही चीज हेप्टेन हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जरूर डालना चाहूंगी, 7th एंड 8th आप लिख सकते हो। दिस वाज 7th क्वेश्चन, दिस वाज 8th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा जी आगे बढ़ने से पहले आपके पास कुछ और रूल्स है प्रायोरिटी को देखने के लिए। कभी भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा नंबरिंग वाइज, आप उसको प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को दोगे और फिर ब्रांचिंग को दोगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए सेम पोजिशन पर आ जाते हैं, 1 और 2 के बीच में आते हैं, तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो नंबरिंग और पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, जो अभी मैंने आपको सिखाया। अभी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, अगर फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तो वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि डबल या ट्रिपल हो। अगर मान लो फिर भी टाई आता है तो बेटा जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है, मैंने बोला ना मैक्सिमम ब्रांचिंग है, उसको सेलेक्ट करो। अगर फिर भी जैसे अब मैंने पिछले वाले केस में दो ब्रांचिंग आ रही थी, बेटा टाई हो गया, ब्रांचिंग का टाई हो गया है ना, तो वहां पे बेटा मैक्सिमम लेंथ यानी कि ज्यादा कार्बन किसमें, फिर आप उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है जी, नंबरिंग के रूल्स क्या होने वाले हैं, नंबर वहां से करेंगे जहां से पास होगा कोई भी ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास होगा, अगर वो भी नहीं है तो जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां से नंबरिंग करेंगे।
अब बेटा गोल्डन रूल हमेशा ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लीस्ट प्रायोरिटी चेन को दी जाती है। स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं विद द अनदर क्वेश्चन। बेटा ये जो क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th नाउ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। बेटा कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांचिंग पास है, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा यही होगी मैक्सिमम कार्बन एटम और 2 ब्रांचिंग वाली, राइट। तो 6 कार्बन के लिए मैम हेक्स लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। अब मैम यहाँ पर 1 कार्बन वाला मिथाइल है, 2 कार्बन वाला इथाइल है, ABCDEE पहले आता है, तो यहाँ से 3rd पे हो जाएगा इथाइल, फिर बेटा 2 पे हो जाएगा मिथाइल और फिर आ जाएगा हमारे पास हेक्सेन। आगे चलते हैं, इस कंपाउंड को देखते हैं। ये जो हमें यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है ये क्लोरो होगा। बेटा इसका मतलब क्या है, बेटा आपने बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ी थी, मतलब यहाँ पे हर कॉर्नर पे बेटे 1 कार्बन है ना, यही पढ़ा था, है ना। तो मेन चेन मैम जहाँ से हमें कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप पास पड़ेगा, तो यार यहाँ से मैम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैम इस तरीके से हमारी क्या होने वाली है, मेन चेन होने वाली है 9 कार्बन एटम्स की, जिसको हम नॉन बोलते हैं, और एन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए। अब क्या क्या एक्स्ट्रा है मैम, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा और ये भी एक्स्ट्रा है। सबके पहले लेटर्स लिख देते हैं, सी बी, ये ई हो जाएगा, ये एम, ए बी, बी पहले आएगा, बी कहाँ है 6th कार्बन पे, तो क्या नाम होगा 6 ब्रोमो। उसके बाद सी आएगा मैम कौन से कार्बन पे, 2nd पर है, 2 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद मैम कौन आएगा, ABCDE आएगा मैम, जो कि 5th कार्बन पर है, 5 पे इथाइल, और उसके बाद बेटा 3 पे मिथाइल हो जाएगा, और फिर आएगा वर्ड रूट और आपका सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस तरीके से बच्चा आप इसका नाम देंगे। 6 पे ब्रोमो आ गया, 2 पे क्लोरो आ गया, 5 पे बेटे इथाइल आ गया, और 3 पे बेटे मिथाइल आ गया। आई होप सो 9th एंड 10th क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th एंड 12th क्वेश्चन चेक करते हैं। आइए तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए डबल बॉन्ड अब दोनों तरफ से आपको सेम नंबर्स पे दिख रहे हैं, भले ही आप इसको ऐसे लिखो भले ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो बेटा 4 कार्बन के लिए अपन ब्यूट लिखते हैं। अब बेटा जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स मिलते हैं, तो यहाँ इसके साथ ए लगा देते हैं, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ऐसा कर देते हैं। और बेटा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, लोएस्ट नंबर लिखेंगे, 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है, 3 और 4 में छोटा नंबर 3 है। बेटा 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अपन डाई लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रिपीटेटिव चीजें होंगी, 2 बार होंगी तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार होगी तो बेटा टेट्रा हो जाएगा। डाई क्या डबल बॉन्ड है मैम, डाईन, ये नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया है जी। आइए इस केस को देखते हैं। बेटा यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो 1 2 3 4 एंड 5। मैम इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारी मेन चेन हो जाएगी 5 कार्बन एटम्स की। कई बच्चे सोचे मैं 1 2 3 4 5 6 कर दो, नहीं बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप को देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखो, लास्ट में चेन को देखो। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, भले ही चेन 5 कार्बन की हो रही है, उसको प्रायोरिटी दोगे। 5 कार्बन के लिए पेंट होगा मैम, सिंगल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 में, तो पेंट 1 इन हो जाएगा, और ये इथाइल 2 कार्बन वाला 2nd पे प्रेजेंट है, तो मैम ये हो जाएगा 2 इथाइल। क्लियर हो गया है जी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th 14th की तरफ। लेट्स मूव ऑन विद द 13th एंड 14th क्वेश्चन। क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं। बेटा अब ये कोई भी कार्बन को 1st 2nd 3rd 4th दे दो, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है इस वजह से, ठीक है। 5 कार्बन एटम के लिए बेटे अपन क्या लिखते हैं मैम, पेंट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स अभी नहीं होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स बेटा जी हम साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही लिखते थे, तो यहाँ पे साइक्लो आ जाएगा इसके आगे, क्योंकि रिंग बन रही है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। आइए यहाँ देखते हैं बेटा, जहां ब्रांचिंग है बॉन्ड लाइन नोटेशन देगी थी, हर कॉर्नर पे 1 कार्बन है, तो वहां से नंबरिंग। अब 2 कार्बन बेटा इसको भी दे सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखेंगे मैम, 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, और 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो बेटा कहां पर है 1 पे कॉमा, दूसरा भी किस पे है 1 पे। कहीं तुम सोचो मैम 1 एक बार लिख दे, नहीं बेटे 2 बार ही लिखना है। 2 बार है तो डाई लिखोगे, क्या 2 बार है मैम, मिथाइल है, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा मैम, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोपेन, तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नेम हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 16 ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड जहां पर है उसको लोएस्ट नंबर देना है, 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो किसके बीच में 1 और 2 में, तो प्रॉप 1 इन होगा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा बेटा, साइक्लो लगेगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है।
तो साइक्लोप्रोप-1-ईन, या बच्चा आप इसको डायरेक्टली साइक्लोप्रोपीन भी बोलते हो, ठीक है। जब आप नंबर मेंशन नहीं कर रहे हो, आप एग्जामिनर को बता रहे हो भी फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा है, फाइन है जी। आइए इस कंपाउंड को देखते हैं। मैम इसको फर्स्ट कार्बन बोलेंगे, सेकंड क्योंकि फर्स्ट पे ब्रांचिंग भी है और डबल बॉन्ड भी आ गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ दोनों चीजें हो गई, डबल बॉन्ड भी मिल गया छोटे नंबर फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और फर्स्ट पे ब्रांचिंग भी आ गई है। कहीं तुम ऐसे चलने लगो तो बेटा सेकंड पे ब्रांचिंग आएगी, तुम्हें कोशिश करनी है कम नंबर पर आए, लोएस्ट नंबर पर आए। तो बेटा 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स होता है, डबल बॉन्ड मैम 1 और 2 में तो 1-ईन हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक है तो इसके आगे हमने साइक्लो लगा दिया प्रीफिक्स के तौर पे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये मिथाइल ग्रुप है एक कार्बन वाला, तो ये किस पे प्रेजेंट है, 1 पे, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-ईन। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में अब हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन ब्रांचिंग के भी पास चलना है। एक तो बच्चे ये तरीका है, इस तरीके को करते हो तो डबल बॉन्ड तो 1 और 2 में, पर ब्रांचिंग 6 पे आ रही है, ये गलत है, टोटली गलत है। आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड अभी भी 1 2 में आ रहा है, लेकिन ब्रांचिंग बेटा 3 पे आ गई, वहां 6 पे आ रही थी, लोएस्ट नंबर देंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स होगा, डबल बॉन्ड 1 और 2 में है तो 1-ईन होगा। मैम प्राइमरी प्रीफिक्स की वजह से हमने यहाँ साइक्लो लगा दिया है, और थर्ड पे इस बार मिथाइल ग्रुप लगा है तो 3 मिथाइल हो जाएगा। अच्छा कभी आपको मान लीजिए कोई ऐसा केस देखने को मिलता है बेटा, लेट्स कंसिडर, मान लो बच्चा कभी ऐसा केस देखने को मिले, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही 1, यहाँ पे देखूं तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ 1 और किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है ना। और अगर ऐसे चले तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी बेटा 1 और 2 में आ रहा है, तो किसको ऑप्ट करें बेटा, मैंने पहले ही बताया था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कभी कोशिश हो तो बेटा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर दोगे। 5 कार्बन के लिए मैम पेंट होगा, उसके बाद बेटा अल्फाबेटिकली चलेंगे, ईन पहले आएगा, आइन बाद में आएगा, ईन है 1 और 2 के बीच में, इनका ई यहाँ से हट जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, और बेटा 4-आइन हो जाएगा, तो नाम होगा पेंट 1-EN, फिर आएगा आपके पास बेटा 4-आइन। इसी के साथ बच्चा चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। अगला सवाल बेटे अब हम करने जा रहे हैं विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो बेटा जी ये जो आपको देखने को मिल रहा है, पहली बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये बेटा है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या है बच्चा, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसको सेकेंडरी सफिक्स पे लिखना है, किसको आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स पे लिखना है। तो जब आप बच्चे ये टेबल बनाएंगे बेटा, ये जो चीजें आपको देखने को मिल रही है इधर वाली, ये सारी की सारी कहां पर लिखने वाली है, सेकेंडरी सफिक्स पर, और यहां पर आपको जितनी भी चीजें इस साइड दिख रही हैं ये सेकेंडरी प्रीफिक्स पर। सेकेंडरी प्रीफिक्स का हम तभी यूज करते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अदरवाइज सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम नहीं करेंगे। अगर एक ही आपके पास प्रेजेंट होगा तो बेटा आप सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे। सबसे पहले राजा कौन है, राजा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या कई कंपाउंड्स में बेटा ये ऐसे भी आपको देखने को मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। COH या C डबल बॉन्ड OH बेटा इसके लिए हम ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये COH ग्रुप ब्रांचिंग में इंक्लूड ना हो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो। यदि बेटा एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए तो बेटा फिर आपका अगर कोई मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया तो उसके लिए आप कार्बोक्सी शब्द का यूज करेंगे। बेटा सीनियरिटी ऑर्डर को इसी सीक्वेंस में लिखना जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है। इसके बाद SO3H आता है जिसको हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं, सल्फो इसका हमारा क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स के तौर पर यूज होगा। फिर बेटा ऐसा अगर आपको कहीं पे मिलता है आर यहाँ ग्रुप लगे होते हैं कार्बन के, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, तो ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड के तौर पे लिखते हैं, इसके साथ कभी भी कोई प्रीफिक्स नहीं आता। फिर बेटा कभी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, इसको O8 बोलते हैं, ये हमारा एस्टर होता है। क्या होता है ये, एस्टर होता है बेटा, ठीक है। RCOOR होता है एक तरह से, O8 आप इस पे लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये होता है RCOX या RCOCl, बहुत देखोगे इसको हम बोलते हैं ओआइल हेलाइड, और इसके लिए क्या होता है, हेलो कार्बोनाइल होता है। ऐसे ही बेटा ऐसा कभी ग्रुप आपको कार्बन के ऊपर अटैच देखने को मिले तो उसको अमाइड हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स पे, और प्रीफिक्स पे कार्बोनाइल हो जाएगा। बेटा इसी ऑर्डर में आप इसको लिखोगे। अब उसके नीचे बेटा फिर ये CN आता है, बेटा ये C ट्रिपल बॉन्ड N को आप CN के तौर पर भी देखोगे। नाइट्राइल आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे, लेकिन
प्रीफिक्स पे आएगा तो आप साइनो लगाओगे, मतलब एक से ज्यादा ग्रुप। अब बेटा ये तीनों बहुत ज्यादा कंपैरिजन में आते हैं, बहुत सारे कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल एक साथ आ जाता है, तो बेटा एल्डिहाइड राजा होगा क्योंकि ऊपर है। एल्डिहाइड को आप सेकेंडरी सफिक्स पे लिखोगे, जबकि फिर आप कीटोन को कहाँ लिखोगे, प्रीफिक्स पर लिखोगे। ऐसे ही अल्कोहल के साथ है, ठीक है जी। तो उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेटा एल्डिहाइड का ग्रुप बनता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपको कीटोन और मतलब OH अपना अल्कोहल का भी देखने को मिलता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड राजा है। बाकी सबके लिए फिर आप किसका इस्तेमाल करोगे बेटा, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करोगे। एल्डिहाइड के लिए अल होता है बेटा, अल्कोहल के लिए ओल होता है, ध्यान रखना, अल और ओल, ए और ओ में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए बेटा फॉर्माइल ऑक्सो का इस्तेमाल करते हो, इसके लिए कीटो या ऑक्सो लिखते हो, और OH के लिए, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी होता है। एसएच कहीं दिख जाए तो थायोल होता है, और NH2 कहीं आ जाए तो अमाइन आता है। इस पर पूरा एक चैप्टर भी आपको 12th में देखने को मिलेगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग जो फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड कंपाउंड्स है, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया मैम लगता जाए। तो क्वेश्चन नंबर 19th एंड 20th देखते हैं ध्यान से। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं मैम, जहां से COH पास है वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। COH के कार्बन को भी मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। 4 कार्बन एटम्स के लिए मैम वर्ड रूट लिखा जाता है ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स होता है बॉन्ड, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। अब हम सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, COH के लिए ओइक एसिड लिखते हैं बेटा, जो कहाँ फर्स्ट कार्बन पर है, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए ओइक एसिड, पर ये गलत है। क्यों गलत है बेटा, ब्यूटेन ई से एंड हो रहा है, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। 2 वॉवल साथ में नहीं आते, ए ई आई ओ यू बेटा, ये वॉवल्स होते हैं बेटा, ये 2 वॉवल साथ में नहीं आते, तो पहले वॉवल को आप डिडक्ट करते हो तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आप ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। जब आप नंबर मेंशन नहीं करोगे, आप एग्जामिनर को बता रहे हो यार तुमने फर्स्ट कार्बन पे लगाया। चलिए यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ से COH जहां से पास पड़ेगा वहीं से करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा बेटा। अगेन बेटा 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है मैम, डबल बॉन्ड 2 और 3 में है तो स्मॉल नंबर 2 है, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। 1 पे लगा है ओइक एसिड तो 1 ओइक एसिड हो जाएगा बेटा। अब बेटा अगेन 2 वॉवल साथ में नहीं आते तो नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड बच्चा। क्लियर हो गया है। COH के कार्बन को इंक्लूड करना है मेन चेन पेरेंट चेन में, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ध्यान से। आ जाओ ध्यान से देखना भाई इस सवाल को। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं मैम, यहाँ 2 कार्बोक्स मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे एल्डिहाइड होता है, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। पर जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक को प्रीफिक्स पे लिखोगे दूसरे को सफिक्स पे, तो सफिक्स पे मैम राजा जाएगा और ये हमारा जाएगा वहां पर। अब बेटा आपको मेरे को चैट में इसका आंसर देना, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको प्रीफिक्स पे लिखोगे तो CHO के लिए क्या लिखते हैं, मैंने अभी टेबल में बताया था। अब इस कंपाउंड को देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा बेटा हमें कहाँ से नंबरिंग करनी है मैम, COH से नंबरिंग करनी है, वो राजा है। इस तरीके से 4 कार्बन के लिए देखिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे। अब मैम राजा के लिए लिखना है तो 1 पे ओइक एसिड है, ओके। 2 वॉवल साथ पे नहीं आते हैं तो इसका ई हट जाएगा, लेकिन OH मैम इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो प्रीफिक्स पे जाएगा, इस बार ये जूनियर मोस्ट पे जाएगा, 4th पे लगा है। तो बेटा अभी आपने देखा होगा हाइड्रोक्सी लिखते हैं बेटा, हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्कोहल के लिए, ठीक है जी। तो बेटा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटन 1 ओइक एसिड इसका नेम हो जाएगा, ब्यूटन 1 ओइक एसिड बेटे इसका नेम हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23 24 आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यहाँ पे ब्रोमीन देखो जहां से पास पड़ रहा है, डबल बॉन्ड को भी स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, तो इस तरीके से बेटा 3 कार्बन की आपकी मेन चेन हो जाएगी। 3 कार्बन की मेन चेन होगी तो वर्ड रूट हो जाएगा मैम प्रॉप। डबल बॉन्ड हमें मिल रहा है 1 और 2 में तो प्रॉप 1 इन हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा, यहाँ मिथाइल है और ब्रोमीन है तो ABCD पहले B आएगा मैम, हमें मिलेगा 1 ब्रोमो, फिर हमें मिलेगा 2 पर मैम मिथाइल, उसके बाद मिलेगा प्रॉप 1
इन, क्लियर है। चलिए अब बेटा आप में से कई बच्चे कहेंगे मैम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, पर वो कब देते थे, जब दोनों सेम नंबर में आते थे या अलग अलग नंबर पे है बेटा। तो यहाँ पे जहां से पास जो बॉन्ड मिलेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। मैम 6 कार्बन आटम है तो हेक्स लिखेंगे, डबल बॉन्ड मैम 3 और 4 में है तो हेक्स 3 इन का ई एंड वाला हट जाएगा और 1 आइन मैम इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से बेटे हम इन कंपाउंड्स की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं बच्चा, नेमिंग करते हैं। आइए चलते हैं एनसीईआरटी कॉर्नर की तरफ। आइए लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी कॉर्नर बेटा। तो प्रॉब्लम 8.8 कहती है राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर्स। आपको इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, ध्यान से देखिएगा। मैम जहां से OH ग्रुप पास पड़ेगा वहां से करेंगे। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी। OH के लिए हम ओल का इस्तेमाल करते हैं जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, तो सेकेंडरी सफिक्स पे ओल लगेगा और ये मैम प्रीफिक्स पे जाएगा जिसके लिए हम मिथाइल लिखते हैं। आइए मैम 8 कार्बन एटम्स के लिए ऑक्ट लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो मैम एन लिखा जाएगा और मैम ओल कहाँ लगा है, 3rd कार्बन पे, तो ऑक्टेन 3 ओल। अब एक चीज का ध्यान रखें, आप कहीं सोचो इसको हाइड्रोक्सी लिख दूं, नहीं बेटा, जब एक फंक्शनल ग्रुप होगा हमेशा हमेशा ध्यान रखना सेकेंडरी प्रीफिक्स पे जाएगा। तो बेटा ऑक्टेन का ई आएगा, नहीं आएगा मैम, 2 वोवल नहीं आते साथ में। अब बेटा ये एक्स्ट्रा ग्रुप कहाँ है, 6th कार्बन पे है तो इसका नाम होगा 6 मिथाइल, क्या नेम होगा एग्जैक्ट मैम, ये होगा 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल। इस तरीके से बच्चा आप इसकी नेमिंग करेंगे। चलिए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट बेटा कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। जब भी आपको C डबल बॉन्ड वैसे देखने को मिलेगा बेटा, ये कीटोन होता है और कीटोन के लिए हम ONE लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे, अभी मैंने आपको टेबल पे बताया था। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से पास पड़ेगा। 6 कार्बन आटम है तो मैम क्या होगा, हेक्स हो जाएगा। अब एक बार लॉजिकली सोच करके देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। उसके बाद मैम 2nd और 4th पर सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, ओन है मैम, 2 पर है और 4 पर है, 2 बार है तो डाई आएगा और फिर क्या आ जाएगा मैम, ओन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा। जब एक है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हेक्सेन का ई नहीं हटता है, तो हेक्सेन 2,4 डाई ओन बेटा इसका नाम आपका हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट केस हमारे सामने है। नेक्स्ट केस बच्चा हमारे सामने है तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। सेम तरीके से 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड राजा है तो बेटा ये कहां पर आएगा, सेकेंडरी सफिक्स पे। ये कीटोनिक ग्रुप अब कहां पर आएगा बेटा, प्रीफिक्स पर आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला केस देख लेते हैं। यहां से नंबरिंग क्यों पास करी, यहां से भी तो 1 और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड था बेटा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। 6 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो वर्ड रूट हेक्स हो जाएगा बेटा। इसके बाद पहले हम डबल बॉन्ड बताते हैं। डबल बॉन्ड कहां कहां है, 1 और 2 में तो स्मॉल नंबर 1 है, 3 और 4 में तो स्मॉल नंबर 3 है, तो बेटा ये क्या होगा, डाई इन। और उसके बाद बेटा इन का ई हट जाएगा, इन का ई हटेगा या नहीं हटेगा। इसके बाद बेटा जी आपके पास आएगा 5 और फिर आ जाएगा बच्चा एट लास्ट आइन आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से इसको नोट कर ले बेटा जी, सभी बच्चे इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला बेटा एनसीईआरटी कॉर्नर आता है। प्रॉब्लम 8.9 कहता है डिराइव दी स्ट्रक्चर्स। आपको इन सभी के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट केस में हमें कह रहा है 2 क्लोरोहेक्सेन बनाइए। हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्लोरो नहीं सॉरी साइक्लो नहीं लिखा है तो क्लोज नहीं बनेगा, ओपन चेन बनेगा। पहले मैं सिर्फ कार्बन दिखा रही हूँ, 6 कार्बन सभी में सिंगल बॉन्ड। सेकंड पे बेटा लगा क्लोरीन। अब बेटा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो जितने बने हुए हैं सही है, बाकी सब हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो। बेटा पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर में कहता है मैम पेंट 4-इन-2-ओल बनाइए। पेंट मतलब मैम 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। 4-इन मतलब 1 2 3 4 मान लो। 4-इन मतलब 4 और 5 में डबल बॉन्ड। 2-ओल 1 और 2, सेकंड पे ओल मतलब OH ग्रुप का लगाना। अब बेटा वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन ने जितने बॉन्ड बनाए हैं बढ़िया, बाकी सब बेटा आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे, तो ये बेटा अपना सेकंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में कहते हैं 3-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। अब पहली बात तो साइक्लो लिखा है, हेक्स है, तो कुछ इस तरीके से होगा। हेक्स इन जब नंबर नहीं लिखता तो एक साथ लिख देता है, मतलब इसका मतलब क्या है, हेक्स 1-इन होगा मैम। मान लीजिए 1 और 2 है तो इस तरीके से है। और 3 पे नाइट्रो, अगर मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, तो इस पे बेटा नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप लगाया। तो इसको मैं थोड़ा ढंग से आपको ड्रॉ कर देती हूँ बेटा, ये इस तरीके का आपका कंपाउंड हो जाएगा। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ।
फोर्थ पार्ट कहता है साइक्लोहेक्स-2-ईन 1-ओल। साइक्लोहेक्स-2-ईन मतलब पहली बार साइक्लोहेक्स मतलब 6 कार्बन है, 2-ईन मतलब अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2-ईन मतलब 2 और 3 में बॉन्ड होगा, छोटा नंबर लिखते हैं ना। और 1 पे मैम क्या लगा है, ओल लगा है, मतलब OH लगा है। तो इसको भी यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, नंबरिंग लिख रही थी इसलिए दोबारा लिख रही हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ऐसा स्ट्रक्चर बेटा बनेगा। चलिए फिफ्थ कंपाउंड को देखते हैं, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। अल बेटा एल्डिहाइड होता है जब नंबर मेंशन नहीं करता फर्स्ट कार्बन पे, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7। CHO ग्रुप 7th कार्बन पे सॉरी फर्स्ट कार्बन पे हमने लगा दिया। 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोक्सी का मतलब इस पे OH ग्रुप लगा है। अब बच्चा सभी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए बस कंपाउंड को लिख दिया जाए। क्लियर हो गया? तो बेटा इस तरीके से प्रॉब्लम 8.9 अपन ने सॉल्व कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंपाउंड बेटा हमारे सामने आ रहा है, लेट्स डू दिस। हम NCERT के अलावा क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 26 बेटा अब हम कर रहे हैं नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स की, जहां पर भी बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे। पहली बात तो मैं इसका आपको ना कॉमन नेम बताती हूँ। इसका कॉमन नेम होता है बेटा टॉलीन। टॉलीन कॉमन नेम होता है। IUPAC नेम की बात करते हैं, आइए IUPAC नेम की बात करते हैं। तो बेटा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट पर मिथाइल लगा है तो 1 बेटा मिथाइल। अब इसके बाद बेटा आपको साइक्लो, फिर हेक्स, फिर 1, 3, 5 ट्राई मतलब इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है, इन इस तरीके से नहीं लिखना। आपको वर्ड रूट, सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को एक साथ बच्चा, मैं बताती हूँ किन किन को एक साथ आपको लिखना है। आपको बेटा ये पूरा हिस्सा एक साथ बेंजीन करके लिखना है जब भी आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा या फिर ऐसा देखने को मिले या फिर ऐसा देखने को मिले। तो ये फर्स्ट कार्बन पे है, 1 मिथाइल बेंजीन नाम हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं बेटा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एनीसोल। क्या बोलते हैं बेटे? एनीसोल। ये इसका क्या है बेटे? कॉमन नेम। IUPAC नेम इसका क्या होता है? तो बेटा इसको ना हम जितने भी कार्बन है एल्कोक्सी करके लिखते हैं, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन है, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन कौन से पर प्रेजेंट है मैम? ये फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नेम हो जाएगा बेटे? 1 मिथॉक्सी बेंजीन इसका नेम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे जो हैं इसको पहले एक बार फटाफट से नोट कर ले ताकि अपन आगे बढ़े। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट केस। क्वेश्चन नंबर 27, 28 को देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27, इसका कॉमन नेम होता है एनिलिन। कॉमन नेम इसका क्या है? एनिलिन है। IUPAC नेम की बात करते हैं तो आप मुझे सोच करके बताइए, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा, इसको अमाइनो करके लिखेंगे, अमाइनो बेंजीन या फिर 1 अमाइनो बेंजीन हो जाएगा। अब बेटा ये भी क्या होगा? 1 नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि NO2 ग्रुप इस पे अटैच्ड है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 30। ध्यान से बच्चा देखना, ऐसे कंपाउंड्स कभी भी मिलते हैं ना तो बेटा पहली बात तो देखो ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है तो 1 ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अब इसको देखो बेटा, ये ना इसका कॉमन नेम जब भी बताती हूँ, जब भी मान लो कोई ऐसे ग्रुप लगा है, इधर देखो, जब भी मान लो बेटा यहाँ पे मान लीजिए कोई G ग्रुप लगा है, इसके रिगार्ड में ये जगह ऑर्थो होती है, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। तो कॉमन नेम लिखोगे तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के रिगार्ड में बेटा ये ऑर्थो जगह है, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो, 2 बार ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। बेटा ये इसका ना कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम की बात करूंगी तो वही नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप करोगे। मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, तो 1, 2 डाई ब्रोमो, 2 बार ब्रोमीन है, और मैम बाकी पूरे के लिए अपन ने क्या लिख दिया? बेंजीन लिख दिया। क्लियर हो गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 देखते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, इस वाले केस में मैम ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर 1, 3 डाई ब्रोमो बेंजीन होगा। अगर मुझे मैम इसका कॉमन नेम लिखना है तो मैम ये देखो, ये तो ऑर्थो थी, मेटा जगह थी, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन होगा।
ठीक है। अब बेटा इसका आंसर आपको मुझे होमवर्क में बताना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों, कॉमन नेम और बच्चा आईयूपीएसी नेम दोनों बताना है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम 8.10 क्या कहती है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में हमें बोल रहा है ऑर्थो इथाइल एनिसोल बनाइए। एनिसोल क्या था मैम, एनिसोल हमारा OCH3 था, ये एनिसोल था जिसको हमने मिथॉक्सीबेंजीन भी बोला था, है ना। अब इस पे ऑर्थो पे इथाइल लगा दो, इसकी ऑर्थो जगह ये होगी इथाइल मतलब 2 कार्बन, CH2CH3 मतलब C2H5 लगा दो। चलिए बी स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलिन। एनिलिन क्या था बेटा, एनिलिन था जब बेंजीन पे NH2 लगा होता है, इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो मतलब NO2, ये ऑर्थो ये मेटा बेटा, ये पैरा तो यहाँ NO2 आ जाएगा। चलिए चलते हैं सी क्वेश्चन पर, 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, मतलब इस बार जो बेंजीन रिंग है वो इंक्लूड नहीं हो पाई, पेंटेन 1 फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग है, ये फर्स्ट कार्बन पे लगी है पेंटेन, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल, फिनाइल का मतलब जब बेंजीन रिंग मेन चेन में इंक्लूड ना हो पाए फिनाइल करके लिखेंगे, पेंटेन 5 कार्बन, 2 और 3 पे डाइब्रोमो, 2 पे भी ब्रोमीन, 3 पे भी आपका 3 पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाएगा। फाइन है जी, क्लियर हो गया है जी। चलिए डी पार्ट देखते हैं बेटा, डी पार्ट में क्या कहता है, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। पहली बात तो मैम बेंजीन बना दो, 2 नाइट्रो मतलब 1 ये तो 2 पे NO2 हो जाएगा, 1 पे क्या है फ्लोरीन है, और 4 पे 1 2 3 4, 4 पे क्या है इथाइल मतलब C2H5 बना दीजिए। तो बेटा एग्जाम्पल अपना 8.10 भी यहाँ पर कवर हो गया है। चलिए जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 पर चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान से क्वेश्चन 33 एंड 34 का केस देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब कहाँ से नंबरिंग करूं, क्या मैं इधर से चलूं या मैं इधर से चलूं, सवाल ये आता है। जब भी आप ऐसे किसी सवाल में फंस जाओ जहां पर आपके पास बड़ी ही भयानक तरीके से बेटे नंबरिंग आपको देखने को मिलती है, जब भी कभी भी आप ऐसे केस में फंस जाएं तो आपको क्या करनी है, आपको देखना कहां से पास, यहां से क्लोरीन 1 2 3 4 पे आओगे, यहाँ 1 2, तो ऐसा चलते हैं 1 2 3 4 5 6। मैम ये तो बेंजीन है हमें पता है, अब NO2 के लिए नाइट्रो और क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है, ABCD क्लोरो पहले आता है, तो 1 पे मैम क्लोरो हो जाएगा, और मैम 2,4 क्या हो जाएगा डाई, मैम यहां से आ जाएगा नाइट्रो, और फिर हमारे पास आ जाएगा मैम बेंजीन। आगे चलते हैं, अब इस कंपाउंड को देखते हैं। तो इस कंपाउंड की नेमिंग आप सभी बच्चे मुझे खुद से बताएंगे। अच्छा एक चीज और, जो भी होमवर्क दे रही हूँ वो NCERT से दे रही हूँ, तो कहीं आप सोचो मैम इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, NCERT की इमेज है बेटा जहां से आपको सवाल दे रही हूँ। ये तो आपको पता है मिथॉक्सी होता है, क्लोरीन होता है और ये मिथाइल होता है, उस अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 36 पर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन 35 एंड 36 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है बेटे, यहाँ पे देखिए अब ये एनिलिन होता है हम जानते हैं, लेकिन मैम ये अमाइनो बेंजीन के तौर पर लिखा जाएगा, सीधी सी बात है ना। लेकिन जब आप इसको बेटा नॉमेनक्लेचर करोगे तब भी आप इसको एनिलिन करके लिख सकते हो। अगर ये फर्स्ट पे अटैच्ड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो जाएगा। अब मैम ये मिथाइल, ये इथाइल, इथाइल पहले आएगा, ई पहले, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलिन, ऐसा होगा। सोच करके बताइए क्या इसका नाम इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो बेटा यस, एनिलिन कई केसेस में आप इसको अमाइनो बेंजीन नहीं लिखते हो, एनिलिन भी डायरेक्टली लिख सकते हो। जब आप इसको पढ़ोगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है एक तरह से हमारा ये अमाइन चैप्टर में, तो एनिलिन भी डायरेक्टली लिख सकते हैं जैसे बेंजीन को अपन लिखते हैं। ऐसे ही बेटा अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर बेंजीन के ऊपर कभी आपको ऐसे OH मिल जाए, इसको पूरे को बेंजीन नहीं लिखेंगे, इसको फिनोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिनोल। तो बच्चा ये पूरा क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन क्योंकि उस पे फिनोल तभी इंक्लूड होगा, है ना। तो बेटा आप देखो, अब दोनों पे मिथाइल लगा है, थर्ड और फोर्थ पे, तो 3,4 डाई बच्चा मिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास
फिनोल आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटे अपन क्या करते हैं, यहाँ इनकी नॉमेनक्लेचर बच्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कवर हो गया होगा, आई होप सो, राइट एवरीबॉडी। इसी के साथ बेटा, इसी के साथ अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट फिनिश होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको मैं बताती हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है जेईई नीट की तैयारी कर रहे होंगे। टू बी वेरी क्लियर बच्चा, जब आप क्लास 11th में ये चैप्टर पढ़ते हो आइसोमेरिज्म, एज पर NCERT सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म गिवन है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन गिवन है, आप NCERT बकायदा खोल करके चेक कर सकते हैं। आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है एज पर NCERT, लेकिन वी बीइंग टीचर्स आगे 12th में आपको दिक्कत ना आए तो हम आपको बेटा नीट और जेईई पर्पस से और 12th को और आसान बनाने के पर्पस से स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कुछ बातें इसी में बता देते हैं। अब जैसे कि ये वन शॉट सीरीज जो है, दिस इज कंप्लीटली फॉर क्लास 11th स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, या जिन्होंने रिटर्न एग्जाम देना है, ठीक है। या मैं कहूंगी देखो ऐसा नहीं है भी मैंने लेवल बहुत इजी रखा है, नॉट एट ऑल बेटा। आप क्वेश्चंस देखोगे आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होगे, सॉल्व भी कर रहे होगे। हाँ, पर अगर मैं टॉपिक की बात आती हूँ तो मैं आपको वही टॉपिक करवा रही हूँ आपकी वन शॉट सीरीज में जो NCERT में गिवन है। अब आप बोलो मैम अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन हुआ तो आप बकायदा एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। मैं देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर लेकर के आ रही हूं तो दैट मींस मैंने सब कुछ क्रॉस चेक किया है। तो बेटा NCERT में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, मैं आपको वहां तक बताऊंगी। क्लास 12th में जब आप आएंगे तब वहां पर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ाया जाता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वहां पढ़ा जाता है। अब NCERT क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज स्कूल के लिए, उदय वाले बच्चों के लिए एक तरह से उदय चैनल पर आ रही है, या मैं कहूं क्लास 11th चैनल पर आ रही है, दैट मींस ये 11th के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा आप इसी चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। मोर ओवर आप क्लास 12th पे बेसिक जाकर के वहां से भी कवर कर सकते हैं आइसोमेरिज्म का, अगर आप वैसे नीट और जेईई के लिए रिविजन कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए अब बेटा आइसोमेरिज्म क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं। बेटे आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स। मतलब कि अगर मैं कभी भी दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर रही हूं तो उसके अंदर बेटा जी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी जिसकी वजह से वो दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे, वो प्रोसेस आइसोमेरिज्म कहलाएगा। राइट है जी, ठीक है मैम। द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स पोजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, उसको आइसोमेरिज्म बोला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल बेटा मैं आपको दे रही हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या कीटोन है बेटा, और ये हमारे पास क्या बच्चा एल्डिहाइड। बेटा मैं चाहती हूँ आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। तो बेटा 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने मैम 6 है और 1 ऑक्सीजन है। बेटा कितने कार्बन है मैम 3, हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए बेटा 6 और ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स अलग हो जाते हैं जिनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है तो वो आइसोमेरिज्म प्रोसेस कहलाता है और वो कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। आइसोमेरिज्म बेटा 2 तरह की होती है। आइसोमेरिज्म जो जैसा है उस बेसिस पर, उसके नाम से उसका काम पता चलेगा। आइसोमेरिज्म 2 तरह का है, पहला आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है मैम, जहां पर आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। देखो आइसोमेरिज्म में तो वो डेफिनेशन तो वही रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मैंने क्या कहा था कोई भी एक चीज में डिफरेंस है। तो बेटा यहां डिफरेंस किस में आएगा, स्ट्रक्चर में। क्या डिफरेंस आएगा मैम, डिफरेंस आएगा इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको अंतर देखने को मिलेगा तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। बात करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो आइसोमेरिज्म का मतलब तो वही है, आइसोमेरिज्म का मतलब मैम वही है जहां आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिले बट बेटा डिफरेंस कहां मिले, बट डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब एटम्स को अगर आप स्पेस में अरेंज करो तो उनकी स्पेस में जो अरेंजमेंट है बेटा वो अलग अलग देखने को मिलती है, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म में डिवाइडेड होते हैं। जब आप जेईई नीट लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो वहां पे बेटा आप टॉटोमेरिज्म के बारे में सीखते हो और बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में भी सीखते हो, पर बोर्ड्स में हमें सिर्फ ये 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है। 2 और
और है, मैं बता रही हूँ, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन। दो वो किस में है बेटा, वो 12th में और आपके जेई नीट में है। चेन आइसोमेरिज्म बेटा जो नाम वही काम, चेन में फर्क आएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन में फर्क आएगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बेटा मैंने अभी एग्जांपल दिया था, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा। और मेटामेरिज्म अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ऐसे ही बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में क्लासिफाइड होते हैं। बेटा ये क्लास 12th के अंदर आप पढ़ते हैं, और बेटा जेई और नीट में सभी टीचर्स बेसिक बता देते हैं, क्लास 11th में भी वहां दिक्कत ना आए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन बेटा कार्बन स्केलेटन्स अलग हो, मतलब कि यहाँ पे उसकी चेन में फर्क आ जाए। कौन सी चेन में, पेरेंट चेन के साइज में, या बेटा साइड चेन के साइज में फर्क आ जाए। साइज मतलब नंबर, साइज मतलब नंबर में अंतर आ जाए। कैसे मैम, एक सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ, इसी के साथ एक कॉमन नेम भी सिखा दूंगी, एन आइसो और नियो वाला, है ना बेटा। मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ पेंटेन, ठीक है, पेंटेन के स्ट्रक्चर्स। तो पहला है एन पेंटेन बेटा, दूसरा है आइसोपेंटेन, और बच्चा तीसरा है नियो पेंटेन। बेटा पहली बात तो ये कॉमन नेम्स है, मैं इनका मतलब समझाती हूँ, फिर आपको चेन आइसोमेरिज्म समझाऊंगी। एन का मतलब होता है बेटा, कभी भी एन शब्द मिल जाए ना, इसका मतलब होता है स्ट्रेट चेन में आपको 5 कार्बन एटम्स दिखाने हैं। क्या करना है मैम, ऐसे स्ट्रेट चेन में मैम 5 कार्बन एटम दिखाने हैं, ये एन पेंटेन होता है। इसके बाद मैम आइसो का मतलब क्या होता है, आप देखोगे जनरली कई किताबों में लिखा जाता है सेकेंड लास्ट कार्बन, या फिर आपको सेकंड कार्बन भी बोला जाता है, पर क्या लगा देना, CH3 ग्रुप लगा देना। जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप। अब पेंटेन मतलब ये टोटल कार्बन के लिए होगा, वर्ड रूट के लिए। पेंट मतलब 5, 1 2 3 हो गए, तो 2 और रह गए। इस तरीके से बेटा आपने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब बेटा नियो का मतलब होता है 2 ब्रांचिंग, डबल ब्रांचिंग होना CH3 ग्रुप का, ऊपर नीचे ब्रांचिंग। नियो पेंटेन मतलब एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे से आपने CH3 ग्रुप लगा दिया। अब पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 हो गए, एक ग्रुप रह गया, ऐसे। क्लियर हो गया। अब बेटा समझते हैं ये चेन आइसोमर्स क्यों है। मैं चाहती हूँ सभी पेरेंट चेन की नंबरिंग करें। मैम यहाँ पेरेंट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम। यहाँ देखें 1 2 3 और 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम, और एक क्या है मैम, ये तो मेन चेन है, लेकिन ये हमारी साइड चेन है। अच्छा यहाँ देखते हैं 1 2 3 मैम पेरेंट चेन में, तो बेटा देखोगे तीनों ही केसेस में पेरेंट चेन का नंबर अलग अलग है। एक में अगर आपको दिख रहे हैं 5 कार्बन एटम, एक में 4 दिख रहे हैं, एक में 3 दिख रहे हैं। जब साइज बेटा पेरेंट चेन का या साइड चेन का बदल जाता है, उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की तरफ। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं उनकी जगह बदल जाए। जैसे बेटा अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पहला एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में, इधर 2 और 3 में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ CH3 सेकंड कार्बन पे, यहाँ CH3 थर्ड कार्बन पे। ऐसे ही बेटा फंक्शनल ग्रुप्स के केस में होता है, तो बेटा उसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन किसी ना किसी की पोजिशन में चेंज आ जाए, नंबर में चेंज आ जाए। तो when two or more compounds differ in the position of substituent atom या different groups बेटा functional groups on the carbon skeleton, बेटा उसको position isomerism कहते हैं उस प्रोसेस को, और वो positional isomers कहलाते हैं एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो OH बेटा इधर कहाँ प्रेजेंट है मैम, फर्स्ट कार्बन पे, इधर सेकंड कार्बन पे, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप अलग है। जैसे मैंने अभी आपको एक सिंपल सा कीटोन और एल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल भी दिया था। मैम दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं
तो वो सेम है, लेकिन यहाँ पर मैम एक चीज डिफरेंट है, जो कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप। वहां एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप लगा है। तो 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट बेटा, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और वहां जो आइसोमर्स होते हैं उसको फंक्शनल आइसोमर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? इजी लग रहा है ना यार? चलिए इसी के साथ चलते हैं मेटामेरिज्म की तरफ। क्या होता है मेटामेरिज्म? बेटा ये होता है जब डिफरेंट एल्काइल चेन्स आप लगा दो किसी एक सर्टेन एटम के ऊपर। कैसे, आइए समझते हैं। ईथर क्या होता है बेटा? ईथर होता है ROR। अब एक कंपाउंड में ऐसा बनाऊं CH3O CH2 CH2 CH3, और एक कंपाउंड में ऐसा बना दूं, आपको यहाँ क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? पहली बात तो मैं आपसे ही पूछती हूँ मैम, दोनों के केस के अंदर आप मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। मैम यहाँ कितने कार्बन? 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 3 और 2 5, 6 7, 7 और 3 10 और 1 ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं मैम कितने कार्बन? 4। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस ग्रुप के इस तरफ और इस तरफ यहाँ 1 कार्बन 3 और यहाँ 2 कार्बन, मतलब उनका नंबर क्या हो गया? अलग हो गया। तो बेटा ये क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट एल्काइल चेन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल चेन्स बेटा ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ में अलग अलग नंबर, यहाँ 1 3 है तो यहाँ 2 2 है, अलग अलग नंबर है बेटा इन दी मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल उसने C4H10O का दिया है, आपके सामने है बेटा, ठीक है, ये आपका ईथर का वन ऑफ दी एग्जाम्पल हो जाता है। ये होता है बच्चे मेटामेरिज्म। इसी के साथ चलते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पेरेंट चेन या साइड चेन के नंबर में डिफरेंस आना। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो भी चीज आप लगा रहे हो, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसकी पोजिशन में फर्क आ जाए, है ना, या एक्स्ट्रा ग्रुप की पोजिशन नंबरिंग में फर्क आ जाए। फिर बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप, जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाता है। लास्ट आता है मेटामेरिज्म, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द नंबर बदल जाए एल्काइल चेन्स का, ठीक है, हमेशा 2 या 3 कंपाउंड्स आप इसको रिलेट करते हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने पहले ही बताया, स्पेशल अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट स्पेस में जब 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो कहलाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशंस। बेटा पोजीशंस क्या मैं कहूं? स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में अलग होगा, ठीक है, इन स्पेस मतलब स्पेशल अरेंजमेंट को, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये स्पेशल टाइप आइसोमेरिज्म की स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसको फर्दर आप ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई करते हो। स्पीकिंग अगेन, जो 12th में पढ़ते हो या जेईई नीट में, वी टीचर्स टीच यू, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। फाइन, तो बेटा ये हमारी वन शॉट सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप एनसीईआरटी को रेफरेंस लेकर के चलिए इफ यू आर डूइंग दिस सीरीज, और एनसीईआरटी पूरी कवर करवाई है। मेरी पूरी कोशिश थी भी तुम्हें एक भी चीज करने में कोई भी दिक्कत ना आए, एंड आई होप सो आपने सेशन बहुत ही ज्यादा इंजॉय भी किया होगा। अगर आज का सेशन बच्चा आपको अच्छा लगा है, बेनिफिशियल रहा है, फ्रूटफुल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में पहली बात तो होमवर्क का आंसर्स लिखेंगे, दूसरी बात बताएंगे भी आपको कैसा लगा। और एक और चीज, अगर आप आइसोमेरिज्म डिटेल में करना चाहते हो, बेटा मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी वाला चैनल पे भी पढ़ाया हुआ है और उदय चैनल पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से कवर कर सकते हैं। बट अगर आप स्कूल के पेपर की तैयारी कर रहे हो, वहां पे नहीं पूछा जा रहा है, सो नो नीड टू वरी। हाँ, जेईई नीट की कर रहे हो तो भी वरी करने की कोई बात नहीं है, 12th में 12th के सिलेबस के साथ पढ़ाया जाता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। मिलते हैं ऐसे ही वन शॉट सेशंस के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन, साइनिंग ऑफ, शौर्य ग्रोवर। थैंक यू जी, टेक केयर।